जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग गोंडवाना रियासत को ही आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गोंडवाना रियासत शुरू करी थी। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि गोंडवाना रियासत में भी तीन राज्य हुआ करते थे। एक तो हुआ करता था गढ़ा राज्य, ठीक है, जो जबलपुर के पास था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा जो हुआ करता था वो हुआ करता था खेरला, जो बैतूल जिले में, वर्तमान में बैतूल जिले में स्थित था। और तीसरा हुआ करता था देवगढ़, जो कि वर्तमान में जो कि वर्तमान में सिवनी छिंदवाड़ा जिले में। तो इस तरीके से गोंड राज्य जो था वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच से जो नर्मदा नदी बह रही है उसमें तीन राज्य थे। अब हमने सबसे पहले पढ़ा गढ़ा का गोंड राज्य। ठीक है, गढ़ा का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि गढ़ा राज्य के संस्थापक जो थे वो थे यादव राय। ठीक है। अब यादव राय जो थे, ठीक है, यादव राय, ठीक है, अब यादव राय के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन्होंने क्या है, ठीक है, इन्हें एक गढ़ा से कटंगा, ठीक है, गढ़ा राज्य में इन्होंने अपनी राजधानी बना करके यहाँ पर गोंडवाना वंश की स्थापना करी। यादव राय के बाद जो उनके बेटे थे अमरदास, या हम जिनको कहते थे संग्राम सा, वो बने। ठीक है। अमरदास जो थे, ठीक है, इनको संग्राम शाह की उपाधि दी थी गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने, क्योंकि इन्होंने गुजरात के सुल्तान की मदद करी थी। ठीक है। जब ठीक है, जब वो रायसेन विजय के लिए आए थे, रायसेन कैंपेन के लिए जब वो आए थे तो उनकी मदद करी थी। ठीक है। अब अकबरनामा के अनुसार बताया गया कि जो अमरदास या संग्राम शाह, इनका एक बेटा हुआ करता था, बड़ा बेटा, जिनका नाम था दलपति शाह। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अकबरनामा ये बताया गया है कि दलपति शाह का विवाह जो था वो चंदेला राजा सालीवान की पुत्री से हुआ था, जिनका नाम दुर्गावती। लेकिन अगर हम स्मिथ या कनिंगम की बात करें तो इन्होंने बताया कि कालिंजर के एक राजा थे कीरत सिंह चंदेल, उनकी बेटी थी रानी दुर्गावती, उससे विवाह हुआ दलपति शाह का। ठीक है, तो लेकिन दोनों चीजों में कॉमन क्या था कि दलपति शाह का विवाह किससे हुआ था? रानी दुर्गावती। इसके अलावा हमने संग्राम शाह के सिक्के देखे थे। ठीक है, इनके पास सोने के, चांदी के और तांबे के सिक्के मिले थे इन्हें। ठीक है, अलग अलग शेप आकार के हुआ करते थे। और इन्हीं के सोने के सिक्कों में इनको पुलत्सवंशी कहा गया था। इसीलिए गोंडवाना वाले जो गोंड लोग हैं वो अपने आप को रावण का वंशज बोलते हैं, क्योंकि रावण भी कौन था? पुलत्सवंशी। और इनके सिक्कों में भी इनको क्या बताया गया? पुलत्सवंशी। ठीक। इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा सोने चांदी के अलावा इनके पास पीतल और तांबे के सिक्के भी मिले। ठीक है। और इनका जहां पर बना करता था ये सिक्के, वो था देवगढ़ टकसाल, जहां पर ये सिक्के क्या हुआ करते थे? निर्मित हुआ करते थे। इसके बाद हमने संग्राम शाह के निर्माण कार्य देखे थे। चौरागढ़ का दुर्ग इन्होंने बनवाया, संग्रामपुर इन्होंने बनवाया जो दमोह में है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो मदन महल का भवन का निर्माण इन्होंने करवाया। सम्रांग सागर तालाब, बाजना मठ, ये सब किसने बनवाया था? संग्राम शाह। ठीक है। अब इनके समय में कई सारे विद्वान भी हुआ करते थे। ठीक है। ये अपने आप में खुद भी, ठीक है, इन्होंने इन्होंने खुद भी अपने आप में, ये संस्कृत के बहुत बड़े काव्य ग्रंथ थे, जिन्होंने एक अपना काव्य लिखा था रत्न माला। मैंने आपको बताया था रत्न माला। इसके अलावा इन्होंने सारे विद्वान जो बुलवाए थे अपने राज्य में, वो बुलवाए थे मिथिला से। और मिथिला के एक विद्वान थे दामोदर ठाकर। ठीक है, जो महेश ठक्कर के छोटे भाई थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग आए। ठीक। इन्होंने रचनाएं भी करी थी दामोदर ठक्कर ने, मैंने आपको बताया था संग्राम, सही, विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय। ठीक है। इसके बाद जो अगले राजा बने वो बने दलपति शाह। दलपति शाह किसके पुत्र थे? संग्राम शाह के पुत्र थे। ठीक है। अब ये ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाए। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक काम जो किया वो किया, जो गढ़ा राजधानी हुआ करती थी इनकी, गढ़ा से इन्होंने क्या कर दिया? सिंगौरगढ़ कर दिया। तो इन्होंने अपनी राजधानी का स्थानांतरण किया और गढ़ा राज्य से क्या कर दिया? इन्होंने सिंगौरगढ़ कर दिया। इनका शासनकाल सिर्फ 7 साल का रहा स्लीमन के मुताबिक। ठीक है। और इसके मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे वीर नारायण, जो कि सिर्फ महज 5 साल के थे, उनको गद्दी पर बैठना पड़ा। ठीक है। अब चूंकि दलपति शाह जो थे, ठीक है, चूंकि दलपति शाह के पुत्र वीर नारायण जो थे वो बहुत छोटे थे, तो वो पूरा राज्य नहीं संभाल सकते थे, तो उनकी संरक्षिका के रूप में कौन आई? रानी दुर्गावती। ठीक है। तो उनकी संरक्षिका के रूप में कौन आई? रानी दुर्गावती। इसके अलावा बात करें तो दलपति शाह के टाइम भी अगर हम बात करें तो महेश ठक्कर नाम के एक संस्कृत के महाविद्वान थे।
ठीक है, और भी कई सारे विद्वान आए हैं। ठीक है, और दलपति शाह जो थे वो सहिष्णु शासक थे, क्योंकि इन्होंने एक कबीर पंत साहिब के, बाबा कबीर साहिब को, ठीक है, एक, ठीक है, बाबा कबीर साहिब इनके समय पर आए थे, जिनको दान दिया था, जो कबीर पंथी के थे या मुस्लिम संत थे। ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने इनको क्या कर दिया था, दान किया था। इसके बाद आए वीर नारायण और रानी दुर्गावती। ठीक है, अब दलपति शाह के दो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण। ठीक है, इन्होंने सलाह दी वीरांगना, जो अपनी दुर्गावती जी हैं, दुर्गावती जी को सलाह दी कि आपको यहाँ पर राज्य संभालना चाहिए, क्योंकि वीर नारायण अभी बहुत छोटे हैं, वो राज्य को पूरी तरीके से संभाल नहीं सकते, तो आपको संरक्षिका बन करके और आपको राज्य चलाना चाहिए। तो इस तरीके से वीर नारायण, इन लोगों के कहने पर वीर नारायण को राजा बना करके, और पूरा प्रशासन किसके हाथ में था, रानी दुर्गावती के। अब रानी दुर्गावती ने भी काम किया, सिंगौरगढ़ से राजधानी को किधर बना दिया, चौरागढ़। तो अब जो राजधानी बन गई वो क्या बन गई, गोंडों की चौरागढ़, जो नरसिंहपुर के पास। इनके टाइम पर अफगानों ने, मियाँ अफगानों ने भी इनके ऊपर आक्रमण किया। इसके अलावा बाज बहादुर, जो मालवा का राजा था, उसने आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन वो रानी पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन दोनों बार असफल रहा। इसके बाद फिर मुगलों का आक्रमण होता है, जिसको कहते हैं नरई का युद्ध, नरई नरई का युद्ध। अब देखिए, नरई का जो युद्ध हुआ था, इस टाइम पर मुगल बादशाह थे अकबर। ठीक है, और अकबर जो थे वो साम्राज्यवादी, मतलब जो जिनको राज्य का विस्तार करने वाली सोच वाले व्यक्ति थे। तो इसी एवज में आकर के अकबर ने अपने एक सूबेदार आसफ खान को भेजा गोंडवाना पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से आसफ खान और रानी दुर्गावती के बीच युद्ध हुआ, नरई का युद्ध, 24 जून 1564 को। 24 जून 1564 को युद्ध हुआ। और आपको ये 24 जून इसलिए याद रखना है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने इसी दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। 24 जून को क्या मनाना शुरू किया, बलिदान दिवस। क्योंकि रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ था, रानी दुर्गावती बहुत वीरता से लड़ी, लेकिन अंत में वो क्या हो गई, घायल हो गई। जब वो घायल हो गई, तो उन्होंने अपने ही लोगों से कहा कि आप मेरे को खत्म कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जिंदा पकड़ी जाऊं मुगलों के हाथ। तो लेकिन कोई माना नहीं, फिर उन्होंने अपनी ही कटार से अपने अंदर चाकू घोंप लिया, और इस तरीके से वो वीरगति को प्राप्त हो गई। अब जब रानी दुर्गावती खत्म हुई, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, चौरागढ़ का पतन शुरू हुआ। और नरई के युद्ध में अब वीर नारायण, देखिए वीर नारायण को वापस राजधानी भेज दिया गया था। तो अब जो आसफ खान थे वो राजधानी की तरफ, इनके चौरागढ़ की तरफ गए, और वीर नारायण को खत्म किया। और इस तरीके से चौरागढ़ पर किसका कब्जा हो गया, मुगलों का कब्जा हो गया। यहां तक कल हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं दुर्गावती के समय के निर्माण कार्य, उनके कंस्ट्रक्शन वर्क्स क्या क्या थे। तो लेट्स स्टार्ट। तो कंस्ट्रक्शन वर्क ड्यूरिंग दुर्गावती टाइम, सबसे पहला इन्होंने बनवाया रानीताल। देखिए, निर्माण कार्य में इनका सबसे पहला जो बना वो रानीताल था। ये रानी दुर्गावती के ही नाम पर था, रानीताल, जो कि जबलपुर में है। इसके अलावा इन्होंने बनाया छेरी ताल। छेरी ताल कहाँ है, ये भी जबलपुर में। ये छेरी के नाम पर था, जो इनकी क्या थी, सेविका थी। ठीक है, या हम कह लें इनकी दासी थी। इसके बाद इन्होंने बनाया आधार ताल। तो जबलपुर में इन्होंने 3 ताल बनवाए, रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल। आधार ताल किसके नाम पर बनवाया गया, आधार कायस्थ के नाम पर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो महेश ठक्कर, इट इज बिलीव दैट ठक्कर ताल, तिरुवतिया ताल एंड महेश्वरपुर विलेज अराउंड जबलपुर वर बिल्ट बाय महेश ठक्कर और हिज एल्डर ब्रदर दामोदर ठक्कर। अब देखिए, ये माना जाता है कि महेश ठक्कर और इनके बड़े भाई जो दामोदर ठक्कर है, इन्होंने ठक्कर ताल, तिरहुतिया ताल, महेश्वरपुर विलेज, ये जबलपुर के आसपास क्या हुआ, बनवाया। ठीक है, तो इनका ये निर्माण कार्य था, रानी ताल, छेरी ताल, आधार ताल। इसके बाद बात करें, अब इनके समय में कौन कौन से स्कॉलर्स मौजूद थे रानी दुर्गावती के समय में। द ट्रेडिशन ऑफ गिविंग शेल्टर टू मैथिली ब्राह्मण्स कंटिन्यूड टिल द एंड इन गढ़ा कटंगा स्टेट। स्कॉलर्स लाइक महेश ठक्कर, दामोदर ठक्कर, गोप महापात्र, नरहरि महापात्र, पद्मानंद भट्टाचार्य वेर प्रेजेंट इन रानी दुर्गावती स्कूल। अब देखिए, मैथिली ब्राह्मणों को प्रश्य देने की परंपरा गढ़कटंगा राज्य में अंत तक कायम रही, मतलब उनको शेल्टर देने की परंपरा। रानी दुर्गावती के दरबार में महेश ठक्कर, दामोदर ठक्कर, गोप महापात्र, नरहरि महापात्र, पद्मानाथ भट्टाचार्य आदि जैसे विद्वान इनके कोर्ट में मौजूद थे। इसके बाद बात करें अराइवल ऑफ विट्ठल नाथ। देखिए, इन्हीं के समय पर कौन आए थे, विट्ठल नाथ। ठीक है,
अब विठलनाथ की अगर हम बात करें, विठलनाथ son of Sri Vallabhacharya, founder of Vallabha sect, had come to Gada when Rani Durgavati met him and took intimation from him. देखिए विठलनाथ कौन थे? वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, ठीक है, जो रानी दुर्गावती के समय पर गड़ा राज्य में पधारे थे। ठीक है, तो इनके समय में आपको याद रखना है विठलनाथ आए थे। ठीक है, जब रानी दुर्गावती ने उनके दर्शन लिए और उनसे दीक्षा ली, मतलब उनसे आशीर्वाद लिया। ठीक है, तो ये रानी दुर्गावती के टाइम पर आए थे। इसके बाद बात करें, द क्वीन डोनेटेड 108 villages to Gosai Vithalnath ji, which Gosai ji distributed among Telang Brahmins who had come with him from the south. देखिए अब इनके साथ क्या हुआ, विठलनाथ के साथ साउथ से कुछ तेलांग ब्राह्मण भी आए थे। ठीक है, अब रानी जी ने खुश होकर के इनको 108 गांव दान में दिए। ठीक है, तो गोसाई विठलनाथ जी ने खुद ना रख करके वो सारे गांव किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? तेलांग ब्राह्मण से। ठीक है, जो दक्षिण से उनके साथ आए थे। ठीक, इसके बाद बात करें, आफ्टर दिस प्रोबेबली इन 1563 गोसाई जी once again came to Gada and the queen gave him a grand welcome. अच्छा, इसके बाद एक बार और संभवतः 1563 ईस्वी में गोसाई जी एक बार फिर से गड़ा आए। ठीक है, और इस बार रानी ने उनका फिर से भव्य स्वागत किया। ठीक है, ये चीजें हुई। तो विठलनाथ जी किनके समय पर आए? रानी दुर्गावती। अब देखते हैं महेश ठक्कर लीविंग गड़ा। ठीक है, महेश ठक्कर गड़ा छोड़ करके चले गए। इनके बारे में बात करें, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रानी दुर्गावती महेश ठक्कर लेफ्ट गड़ा स्टेट एंड वेंट टू मिथिला। देयर ही एस्टैब्लिश्ड दरभंगा स्टेट, दैट इज सेड इन लोकल अकाउंट्स एंड फोकलोर इन द धनुका इंस्क्रिप्शन ऑफ दरभंगा। देखिए रानी दुर्गावती के समय पर महेश ठक्कर जो थे, इन्होंने गड़ा राज्य छोड़ दिया। ठीक है, और गड़ा राज्य छोड़ के ये कहाँ चले गए? मिथिला चले गए, और वहां पर इन्होंने दरभंगा राज्य की स्थापना की। ठीक है, मतलब दरभंगा स्टेट किसने बनाया? महेश ठक्कर ने। ऐसा जो स्थानीय वृत्तांत है, मतलब जो लोकल अकाउंट्स हैं, ठीक है, और जनश्रुतियों, ठीक है, और इसके अलावा इसको अभिलेख में भी लिखा गया है जिसका नाम है धनुका अभिलेख, जो दरभंगा में। ठीक है, इसमें भी ये मेंशन किया गया है कि भाई महेश ठक्कर ने गड़ा राज्य को छोड़ा था और वो कहाँ आए थे? मिथिला आए थे, और उन्होंने दरभंगा राज्य की स्थापना करी थी। इसके बाद बात करें, आफ्टर द डेथ ऑफ वीर नारायण एंड मुगल रूल द किंगडम ऑफ गड़ा वाज रन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स फॉर अबाउट 25 ईयर्स। देखिए मैंने आपको बताया कि रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद फिर आसफ खान जो है वो राजधानी की तरफ आए, चौरागढ़ की तरफ, और फिर क्या किया इन्होंने? वीर नारायण की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब वीर नारायण की मृत्यु हो जाने के बाद गोंडवाना राज्य समाप्त हो गया। तो अब यहाँ पर गोंडवाना राज्य जो गड़ा राज्य था, यहाँ पर किसका शासन हो गया? मुगलों का हो गया, और मुगलों ने अपने प्रशासनिक अधिकारी दे करके और यहाँ पर प्रशासन जो है वो 25 साल तक चलाया। ठीक है, मतलब अराउंड 25 ईयर्स तक इन्होंने क्या किया? यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो दलपति शाह थे, ठीक है, दलपति शाह जिनके बेटे वीर नारायण थे और पत्नी रानी दुर्गावती थी, इनके एक छोटे भाई हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्र शाह। ठीक है, तो अगले जो राजा आते हैं वो आते हैं चंद्र शाह। ठीक है, अब देखिए चंद्र शाह की अगर हम बात करें, दलपति शाह ब्रदर चंद्र शाह was accepted the ruler of Gada state and in return for his recognition he handed over 10 forts to the emperor. देखिए अब जो दलपति शाह के भाई थे चंद्र शाह, ठीक है, ये मुगलों के पास चले गए और इन्होंने मुगलों से ये डिमांड करी कि आप हमारा राज्य हमें वापस कर दीजिए। ठीक है, तो मुगल जो बादशाह अकबर थे उस टाइम पर, वो इस चीज के लिए तैयार हो गए कि भाई हम आपको आपका राज्य वापस कर देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको 10 किले अपने आपको देने होंगे। 52 किले जीते थे, गड़ा राज्य में 52 किले थे, जिसमें से 10 किले किसको दिए गए? अकबर को दिए गए। ठीक है, तो ये दलपति शाह के भाई चंद्र शाह उसके बाद गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो चंद्र शाह भी बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ पाए। चंद्र शाह और उनके बड़े बेटे, ठीक है, इन दोनों का मर्डर कर दिया था इनके छोटे बेटे मधुकर शाह ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है मधुकर शाह ने मदन महल में चंद्र शाह और उनके बड़े भाई दोनों की हत्या करी थी, और इस तरीके से अब मधुकर शाह जो थे वो गद्दी पर बैठे। तो चंद्र शाह के बाद कौन आए? मधुकर शाह। ठीक, मधुकर शाह की अगर हम बात करें तो आफ्टर चंद्र शाह मर्डर हिज यंगर सन मधुकर शाह बिकेम द रूलर। मैंने आपको बताया चंद्र शाह की हत्या के उपरांत उसका छोटा पुत्र मधुकर शाह शासक बना। इसके बाद बात करें, अकॉर्डिंग टू स्लीमैन
मधुकर शाह वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु वेंट टू द कोर्ट टू शो रेस्पेक्ट। देखिए, स्लीमन के अनुसार मधुकर शाह इस वंश का पहला शासक था जो सम्मान प्रकट करने हेतु दरबार में गया। मतलब सम्मान प्रकट करने हेतु कहाँ गया था? ये दरबार में गया था, टू शो रिस्पेक्ट। इसके बाद बात करें, मधुकर शाह ऑक्यूपाइड सिंहवाड़ा, दारहर, मुंडा, बाशी, मनोरा, गिरारी located in modern शहडोल district. He was the first Gond ruler who won the regions of बघेलखंड। देखिए, गोंडवाना राज्य का ये पहला ऐसा राजा था जिन्होंने बघेलखंड रीजन में जाकर के उसके क्षेत्र जीते थे। मधुकर शाह ने क्या क्या ऑक्यूपाई किया था? तो शहडोल जिले में स्थित सिंहवाड़ा, धरहर, मुंडा, बसी, मनोरा और गिरारी, ये 5-6 जगह थी जो मधुकर शाह ने क्या करी थी? जीती थी। और मधुकर शाह पहले ऐसे वो थे जिन्होंने बंगेलखंड के रीजन पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद बात करें, 2 brass square coins of Madhukar Shah have been found which are of Samvat 1664. On one side of this coin is written Shri Krishna Shri Madhukar Shah in Nagari script and the other side is written in Garhagad in Nagari script in 1664 AD and Madhukar Shah in Persian script. देखिए, इनके समय पर दो पीतल के, ठीक है, और चौकोर सिक्के मिले। चौकोर मतलब स्क्वायर कॉइन्स, ठीक है, जो संभवतः 1664 के थे संवत, ठीक है। इनके एक और नागरी लिपि में श्री कृष्ण श्री मधुकर शाह ये लिखा हुआ था, और दूसरी ओर नागरी लिपि में ही गड़ागढ़, ठीक है, और फारसी लिपि में मधुकर शाह लिखा हुआ था, ठीक है। फारसी लिपि में क्या लिखा हुआ था? मधुकर शाह, और 1664 ईस्वी। ये दो चीजें किसमें लिखी हुई थी? पर्शियन स्क्रिप्ट में। तो उनके एक तरफ सिक्के में नगरी स्क्रिप्ट में श्री कृष्ण और श्री मधुकर शाह लिखा था, और दूसरी तरफ नगरी स्क्रिप्ट में ही गड़ागढ़ और 1664 ईस्वी, और मधुकर शाह किसके टाइम पर? पर्शियन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये थे मधुकर शाह, ठीक है। अब मधुकर शाह के बाद जो अगले राजा बनेंगे वो बनेंगे प्रेम शाह। कौन बनेंगे? प्रेम शाह। देखिए, प्रेम शाह की अगर हम बात करें तो प्रेम शाह जो थे वो मुगल एम्परर जहांगीर और शाहजहां के कंटेम्प्रेरी थे। मतलब प्रेम शाह जो थे वो मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। इसके अलावा जहांगीर ने इनको अपना मनसबदार भी बनाया। किसको बनाया था? मनसबदार, ठीक है। और याद रखिएगा, आप प्रेम शाह वही हैं, वही गोंडवाना राजा हैं जिनके समय पर जुझार सिंह बुंदेला ने आक्रमण किया था बुंदेला साम्राज्य के। मैंने आपको बताया था जुझार सिंह बुंदेला, उन्होंने गोंडवाना राज्य के राजा की हत्या करी थी जिनका नाम था प्रेम शाह, ठीक है। तो ये वही प्रेम शाह है, ठीक है। तो प्रेम शाह के टाइम पर ड्यूरिंग हिज रीन जुझार सिंह सन ऑफ वीर सिंह बुंदेला अटैक, प्रेम शाह वाज किल्ड इन दिस वॉर एंड जुझार सिंह कैप्चर्ड चौरागढ़। मैंने आपको बताया था, इन्हीं के शासन काल में वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने आक्रमण किया। इस युद्ध में प्रेम शाह जो है वो मारे गए और जुझार सिंह ने चौरागढ़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब जब ये काम जुझार सिंह ने किया, ठीक, तो ये बात जब शाहजहां को पता चली, ठीक है, देखिए उस टाइम पर मुगल बादशाह कौन थे? शाहजहां। जब उनको ये खबर पता चली तो उन्होंने तुरंत चौरागढ़ पर आक्रमण किया, ठीक है, और जुझार सिंह को हरा दिया, ठीक है। अब जुझार सिंह उसके बाद मुगल शासक को देख करके और हारने के बाद डर के मारे कहाँ भाग गया? जंगल में भाग गया। जुझार सिंह बुंदेला कहाँ भाग गया? जंगल में भाग गया, जहां जंगल में उसको गोंडों ने पकड़ लिया। जो गोंड अलग जो जंगलों में रहते थे उन्होंने पकड़ लिया और इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। क्यों हत्या करी? क्योंकि उनको ये पता था कि इसने हमारे राजा प्रेम सिंह की हत्या करी थी, जुझार सिंह ने। तो इस तरीके से जुझार सिंह का जो आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? प्रेम सिंह के टाइम पे, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें तो प्रेम सिंह के टाइम भी कई सारे स्कॉलर्स आए, ठीक है। इनमें एक स्कॉलर थे जिनका नाम था विष्णु दीक्षित, ठीक है। एक स्कॉलर नाम था जिनका नाम था विष्णु दीक्षित। इनको प्रेम शाह ने ही क्या करी थी? विद्वान को आश्रय दिया था। इसके बाद कोई गंगाधर वाजपेयी थे, ठीक है, जो इनके क्या थे? डिसाइपल्स थे, ठीक है। गंगाधर वाजपेयी तथा अन्य लोग इनके क्या थे? शिष्य थे। तो प्रेम सिंह के समय पर भी स्कॉलर्स को शेल्टर दी गई, ठीक। अब प्रेम शाह के बाद जो अगले बनते हैं वो बनते हैं हृदय शाह, ठीक है। अब प्रेम शाह के बाद जो अगले राजा बनेंगे वो कौन बनेंगे? हृदय शाह, ठीक है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेम शाह, हृदय शाह बिकेम द रूलर। देखिए, प्रेम शाह की मृत्यु के पश्चात हृदय शाह शासक बना, ठीक। इनके बारे में अगर हम बात करें, 1651
पहाड़ सिंह बुंदेला, ब्रदर ऑफ जुझार सिंह, was promoted to the post of 1000 caste, 1000 horsemen, and was made the जागीरदार of चौरागढ़. At this time हृदय शाह was in चौरागढ़. देखिए अब क्या हुआ, जब जुझार सिंह बुंदेला की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जो उसके भाई बने पहाड़ सिंह बुंदेला, उन्होंने क्या करी, मुगलों के साथ अच्छे संबंध बना लिए, मतलब मुगलों से माफी मांग ली शाहजहां से कि भाई गलती हो गई हमारे भाई से, अब हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा. तो पहाड़ सिंह बुंदेला को इस एवज में 1000 जात और 1000 सवार के पद से नवाजित करते हुए जागीरदार बना दिया चौरागढ़ का. अब पहाड़ सिंह बुंदेला जब चौरागढ़ पहुंचे तो इसी टाइम पर चौरागढ़ में कौन थे, हृदय शाह. ठीक है, अब हृदय शाह ने जब चौरागढ़ में पहाड़ सिंह बुंदेला को देखा, देखिए पहाड़ सिंह बुंदेला मन से तो इनसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि इन्होंने गोंडों ने इनके भाई को मार दिया था, हृदय सॉरी जुझार सिंह बुंदेला को. तो पहाड़ सिंह बुंदेला बदला तो लेना चाहता था, लेकिन इसने चालाकी दिखाई, इसने पहले चौरागढ़ पर जागीरदारी ली. तो अब इसको देख करके हृदय शाह जो था, पहाड़ सिंह को देख करके ये भाग गया रीवा. ठीक है, ये उस टाइम पर रीवा में बघेलखंड का राज चल रहा था, और उस टाइम पर रीवा के राजा थे अनूप सिंह. रीवा के राजा कौन थे, अनूप सिंह. ये हम आगे पढ़ाएंगे, जब बघेलखंड पढ़ाएंगे तब उसमें पढ़ाएंगे. तो हृदय शाह किसके टाइम पर रीवा के बघेलखंड के राज्य में पहुंचा, अनूप सिंह के. ठीक है, तो इसको देखते हुए पहाड़ सिंह ने क्या कर दिया, रीवा पर भी आक्रमण कर दिया. किस पर आक्रमण कर दिया, रीवा पर भी आक्रमण कर दिया, और हृदय शाह को वहां से भी क्या करना पड़ा, भागना पड़ा. ठीक है, तो हृदय शाह को इस तरीके से अपना चौरागढ़ भी छोड़ना पड़ा, और इनको रीवा से भी क्या करना पड़ा, भागना पड़ा. तो इस तरीके से हृदय शाह जो थे वो चौरागढ़ से भाग गए. अब देखिए चौरागढ़ ये वापस तो जा नहीं सकते थे, चौरागढ़ में जागीरदारी किसको मिल गई थी, पहाड़ सिंह बुंदेला को. ठीक है, और पहाड़ सिंह बुंदेला इनको मारना चाहता था. ठीक है, तो अब जो अगले इन्होंने राजधानी बदली या शहर बसाया, वो बसाया रामनगर. ठीक है, इन्होंने एक नया शहर बसाया रामनगर. लेटर हृदय शाह established a new city रामनगर and got various building constructed on it. इन्होंने यहाँ पर कई सारी इमारतें बनवाई और अपनी राजधानी किसको बना लिया, रामनगर को. तो देखिए हृदय शाह ने अब चौरागढ़ से राजधानी को क्या कर दिया, रामनगर. तो देखिए लगातार गढ़ा वंश की जो है राजधानियां बदलती जा रही हैं. सबसे पहले गढ़ा थी, गढ़ा से हुई सिंगौरगढ़, सिंगौरसर से हुई चौरागढ़, और चौरागढ़ से अब क्या हुई, रामनगर. इसके बाद अगले एक राजा आएंगे नरेंद्र शाह, वो रामनगर से कहा ले जाएंगे, मंडला ले जाएंगे. ठीक है, तो हमें देखना है. तो यहाँ पर इन्होंने कई सारी इमारतें बनवाई. हरदय शाह मेड रामनगर द कैपिटल ओनली आफ्टर हिज एक्सपल्शन फ्रॉम चौरागढ़ इन 1651. मैंने आपको बताया इनको चौरागढ़ से निकाल दिया गया. चौरागढ़ की जागीरदारी किसको मिल गई, पहाड़ सिंह बुंदेला को. ठीक, तो हृदय शाह ने क्या बना ली, रामनगर को अपनी क्या बना ली, नई राजधानी बना ली. क्लियर. इसके अलावा अगर हम बात करें तो हृदय शाह कॉल्ड स्किल्ड फार्मर्स फ्रॉम आउटसाइड एंड सेटल देम इन हिज किंगडम. अब देखिए इन्होंने जब नई राजधानी बनाई, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको खेती किसानी के लिए किसानों की जरूरत है. ठीक है, तो हृदय शाह ने बाहर से, ठीक है, बाहर से कई साले कुशल कृषक, स्किल्ड फार्मर्स को बुलाया. ठीक है, और उनको अपने राज्य में क्या दी, स्थान दिया. ठीक है, मतलब कई सारे कुशल कृषक जो थे उनको क्या किया, अपने राज्य में स्थान दिया. इसके बाद बात करें तो हृदय शाह स्टैब्लिश्ड हृदय नगर. अब देखिए हृदय शाह ने एक नगर बसाया था, हृदय नगर. ठीक है, जो कहां पर है, मंडला में. ठीक है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है वहां से महोबा से आए हुए जो पंसारी हुआ करते थे. देखिए पंसारी मतलब वो जो पान की खेती करते हैं. ठीक है, पंसारी कौन होते हैं, जो पान की खेती करते हैं. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, महोबा से पंसारियों को बुलवाया और अब उनके लिए एक नगर बसाया, हृदय नगर, जहां पर उनको सेटल किया. ठीक है, तो इन्होंने किसको बुलवाया था, पंसारियों को. पंसारी कौन थे, जो पान की खेती करते हैं. ठीक है, तो उनको कहां से बुलवाया गया, महोबा से. क्लियर, ये सारी चीजें थी. इसके बाद बात करें, हृदय शाह was not only a good singer and instrumentalist, but he was also the author of two important books on music. The names of these books are हृदय कोटक और हृदय प्रकाश. देखिए हृदय शाह जो थे, ठीक है, वो न केवल अच्छे गायक या अच्छे वादक थे, इसके अलावा उन्होंने दो प्रमुख पुस्तकें भी लिखी थी संगीत के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर. ये आपको इनकी पुस्तकें याद रखनी है हृदय शाह की. एक तो था हृदय हृदय कौतुक, और दूसरा जो था हृदय प्रकाश. तो हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश ये दोनों किताबें किसने लिखी, हृदय शाह. इसके बाद बात करें, देयर इज अ मेंशन ऑफ प्रोमिनेंट स्कॉलर ऑफ संस्कृत ग्रामर भट्टोजी दीक्षित ऑफ हृदय शाह टाइम. He wrote 4 books on grammar between 1620 and 1660 AD
and wrote many books on गुहा सूत्र। अब देखिए इनके टाइम पर एक बहुत ही प्रमुख स्कॉलर हुआ करते थे संस्कृत ग्रामर के भट्टोजी दीक्षित, हृदय शाह के टाइम पे। इन्होंने तकरीबन 4 व्याकरण की किताबें लिखी थी और इसके अलावा ग्रह सूत्र पर अनेक ग्रंथ भी इन्होंने लिखे थे। तो इनके टाइम पर जो संस्कृत स्कॉलर थे वो कौन थे? भट्टोजी दीक्षित। ठीक, तो ये थे हृदय शाह। हृदय शाह के बारे में आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। हृदय शाह के टाइम पर ही पहाड़ सिंह बुंदेला जो है उन्होंने आक्रमण किया, हृदय शाह को वहां से भागना पड़ा और वहां से भाग करके रीवा से भी निकले ये, और इन्होंने रामनगर बसाया, एक नया राज्य बसाया, और इन्होंने राजधानी किसको बनाया? रामनगर को। क्लियर? अब इसके बाद जो बैठते हैं कुर्सी पर वो इनके पुत्र बैठेंगे जिनका नाम है छत्रसाल। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? छत्रसाल। ठीक है, ये किसके बेटे हैं? हृदय शाह के। ठीक है, ये गद्दी पर बैठे। इसके बाद बात करें ड्यूरिंग द रीन ऑफ छत्रसाल द सेकंड फेमस गुरु ऑफ प्रणाली सेक्ट महाप्रभु प्राणनाथ विजिटेड रामनगर। अब देखिए छत्रसाल के समय पर जो प्रणाली वंश के गुरु थे महाप्रभु प्राणनाथ, इन्होंने रामनगर की यात्रा की। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा महाप्रभु प्राणनाथ, ये हमने शब्द कहीं और भी देखा है। आप याद करिए जब हम बुंदेलखंड पढ़ रहे थे तो वहां पर पन्ना में, ठीक है, एक बुंदेला वंश के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था छत्रसाल बुंदेला, हमने पढ़ा था। और इन्हीं के समय में महाप्रभु प्राणनाथ जो थे वो पन्ना जिले पहुंचे थे, पन्ना राज्य में पहुंचे थे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु प्राणनाथ जो थे वो सभी हिंदू राजाओं को उस टाइम इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि जो आक्रमण करक नीति थी औरंगजेब की हिंदुओं के प्रति, उससे वो काफी ज्यादा भूत हुए थे। मतलब कि उनको ये डर था कि कहीं हिंदू समाज खत्म ना हो जाए, हिंदू धर्म जो है वो खत्म ना हो जाए। इसीलिए महाप्रभु प्राणनाथ ने ये तय किया कि हम सारे हिंदू राजाओं से बात करेंगे और सारे हिंदू राजाओं को इस बात के लिए मनाएंगे कि वो औरंगजेब के खिलाफ अभियान करें। ठीक है, तो इसी कड़ी में महाप्रभु प्राणनाथ जो थे वो सबसे पहले पहुंचे छत्रसाल के पास रामनगर में। उसके बाद जब इनको खबर मिली कि भाई छत्रसाल बुंदेला मौजूद है पन्ना में, तब फिर ये वहां से कहा चले गए? छत्रसाल बुंदेला के पास। महाप्रभुनाथ was kept to protect Hindu religion and for this he wanted to cooperation of Hindu kings. Later on the call of Bundala Chhatrasal he went to Panna। मैंने आपको बताया महाप्रभुनाथ हिंदू धर्म को एकत्रित करना चाहते थे और उनको सहायता, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, तो ये चाहते थे कि सारे हिंदू राजा जो हैं उनको इकट्ठा किए, लेकिन बाद में इनको बुंदेला छत्रसाल ने बुला लिया पन्ना, तो ये पन्ना चले गए थे। ठीक है, तो छत्रसाल के टाइम पर ही कौन आए थे? महाप्रभु प्राणनाथ। अब इसके बाद जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं नरेंद्र शाह। ठीक है, जो अब राजधानी को रामनगर से किधर ले जाएंगे? मंडला। नरेंद्र शाह की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1687 ईस्वी में नरेंद्र शाह जो है वो गद्दी पर बैठे। ठीक है, अब इसके साथ अगर हम बात करें तो नरेंद्र शाह ने, देखिए नरेंद्र शाह के बारे में एक बात याद रखनी है आपको, नरेंद्र शाह बिकेम द रूलर इन द लास्ट मंथ्स ऑफ 1687 आफ्टर द एस्केप ऑफ पहाड़ सिंह। पहाड़ सिंह के एस्केप हो जाने से फिर नरेंद्र शाह जो है वो राजा बने। ठीक है, अब देखिए पड़ोसी राज्यों से इनके इन्होंने संबंध अच्छे बनाए। नरेंद्र शाह ने क्या किया, जो इनके पड़ोसी राज्य थे उनसे क्या किए, इन्होंने संबंध अच्छे बनाए। ठीक है, तो पड़ोसी राज्य में अगर हम बात करें तो नरेंद्र शाह हैड गुड रिलेशन विद बख्त बुलंद एंड छत्रसाल। देखिए बुंदेलखंड में कौन थे? छत्रसाल बुंदेला। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो देवगढ़ वाला क्षेत्र था, ठीक है, देवगढ़ मैंने आपको बताया था गढ़ा राज्य में 3 थे, खेरला, गढ़ा और देवगढ़। तो देवगढ़ वाले राज्य में राजा कौन था? बख्त बुलंद। ठीक है, तो इन्होंने नरेंद्र शाह ने अच्छे संबंध रखे छत्रसाल से जो बुंदेला वंश के थे और बख्त बुलंद से जो कि गोंडों में ही देवगढ़ क्षेत्र के थे। ठीक है, तो इसके अलावा बात करें द ईयर नरेंद्र शाह असेंडेड द थ्रोन द स्टेट ऑफ देवगढ़ इन द साउथ वेस्ट ऑफ गढ़ा स्टेट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ बख्त बुलंद। मैंने आपको बताया देवगढ़ के राजा कौन बने? बख्त बुलंद। हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ देवगढ़। देवगढ़ के इतिहास में बख्त बुलंद जो थे वो सबसे ताकतवर राजा हुआ करते थे। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें द गोंड स्टेट ऑफ चांदा सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ गढ़ा स्टेट was also quite powerful. Its ruler was वीर शाह and his successor was राम सिंह। अब देखिए गोंड राज्य एक हुआ करता था चांदा नाम से। ठीक है, चांदा जो गढ़ा राज्य के दक्षिण में था वो भी काफी पावरफुल था। इनके वीर शाह और इनका उत्तराधिकारी कौन था? राम सिंह।
ठीक है, तो नरेंद्र शाह के सबसे क्या थे, अच्छे संबंध। इसके बाद अगर हम बात करें, प्लीज विद द स्किल ऑफ पहाड़ सिंह ड्यूरिंग द वॉर, मुगल कमांडर दिलेर खान sent an army under the command of Mir Jaina and Mir Manullah along with Pahal Singh to capture the state of Gada। ठीक है, तो युद्ध के दौरान पहाड़ सिंह को कुशलता से प्रसन्न होकर मुगल सेनापति दिलेर खां ने गढ़ा पर राज्य पर प्राप्त करने के लिए, मतलब राज्य पर अधिकार प्राप्त करने के लिए पहाड़ सिंह की कुशलता देख करके पहाड़ सिंह के साथ मीर जैना और मीर मरुल्ला को कहा भेजा, कमान भेजी, कमान से भेजी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। There was a conflict between the army of Pahad Singh and Naren Shah on the bank of river Dudhi near Fatehpur, in which Naren Shah was defeated। देखिए, अब हुआ क्या, पहाड़ सिंह जो थे, ठीक है, इनकी कुशलता देख के दिलेर खां ने, मुगल सेनापति ने इनको मीर जैना और मीर मानुल्ला के साथ कमान भेज दी। अब फतेहपुर के निकट दूधी नदी, फतेहपुर के निकट दूधी नदी पर पहाड़ सिंह और नरेंद्र शाह की सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें नरेंद्र शाह क्या हो गए, पराजित हो गए। ठीक है, अब इसके बाद बट ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन द बैटल ऑफ केटूगांव, हिज रिमेनिंग आर्मी ज्वाइन नरेंद्र शाह। लेकिन बाद में क्या हुआ, देखिए नरेंद्र शाह फतेहपुर के युद्ध में तो हार गए, लेकिन केतुगांव के युद्ध में इन्होंने क्या कर दिया, पहाड़ सिंह बुंदेला को मार दिया। ठीक है, मतलब इन्हों को क्या कर दिया, हरा दिया और मार दिया गया। ठीक है, और जो उनकी बची हुई आर्मी थी पहाड़ सिंह बुंदेला की, वो कहां मिल गई, नरेंद्र शाह के साथ मिल गई। ठीक, तो केटूगांव जो युद्ध था, इसमें क्या किया इन्होंने, पहाड़ सिंह को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आफ्टर विक्ट्री नरेंद्र शाह रिटर्न टू मंडला आफ्टर द रिबिलियन ऑफ पहाड़ सिंह, नरेंद्र शाह लेफ्ट रामनगर एंड मेड मंडला हिज कैपिटल। देखिए, अब चूंकि पहाड़ सिंह जो था उसके विद्रोह के चलते नरेंद्र शाह को अपनी राजधानी बदलनी पड़ी। अब इन्होंने क्या कर लिया, अपनी राजधानी को रामनगर से शिफ्ट कर लिया मंडला। मैंने आपको बताया था नरेंद्र शाह ने राजधानी को कहां से कहां शिफ्ट किया, रामनगर से कहां, मंडला। एक, अब फाइनली गढ़ा जो राज्य है, इसकी राजधानी क्या रहेगी, मंडला। सबसे पहली थी गढ़ा, गढ़ा से सिंगौरगढ़, सिंगौरगढ़ से चौरागढ़, चौरागढ़ से रामनगर और रामनगर से मंडला। ठीक है, तो अब मंडला इसकी राजधानी हुई। इसके बाद बात करें तो पहाड़ सिंह के दो बेटे थे, ठीक है, जिन्होंने भी नरेंद्र शाह के अगेंस्ट में क्या किया, विद्रोह किया। देखिए पहाड़ सिंह की डेथ हो गई, ठीक है, तो अब इनके दो बेटे थे, ठीक है, जिन्होंने नरेंद्र शाह के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह किया था। इसके बाद बात करें, टू गेट द हेल्प ऑफ रॉयल आर्मी फॉर एक्वायरिंग गढ़ा स्टेट, दे एक्सेप्टेड इस्लाम। देखिए अब हुआ क्या, पहाड़ सिंह बुंदेला खत्म हो गए, अब उनके दो बेटे थे, ठीक है, अब उनको क्या थी, उनको नरेंद्र शाह पर उनको विद्रोह करना था नरेंद्र शाह से, और उनको किसकी मदद चाहिए थी, मुगल आर्मी की। भाई मुगल आर्मी मतलब रॉयल आर्मी, ठीक है, मतलब शाही सेना कहा करते थे, मुगलों की सेना को क्या कहा जाता था, शाही सेना। तो अब उनको शाही सेना की मदद चाहिए थी, तो शाही सेना की मदद करने के लिए उन्होंने क्या किया, इवन इस्लाम को भी क्या कर लिया, कबूल कर लिया। तो पहाड़ सिंह के जो दोनों बेटे थे, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, और वो क्या हो गए, अब्दुल रहमान और अब्दुल हाजी। ठीक है, तो इनके दो नाम थे, अब्दुल रहमान और अब्दुल हाजी। इन्होंने क्या कर लिया, इस्लाम क्या कर लिया, कबूल कर लिया। इसके बाद बात करें, जागीरदार अजीम खान ऑफ बड़ा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी एंड जागीरदार लोधी खान ऑफ चौराई ऑल्सो रिबेल्ड। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र शाह के खिलाफ पहाड़ सिंह के दोनों बेटों ने विद्रोह नहीं किया, जो जागीरदार थे अजीम खान बड़ा के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है, और लोंडी खान जो चौराई में, इन दोनों जागीरदारों ने भी क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, इतना विद्रोह हो रहा था, तो नरेंद्र शाह अब इस विद्रोह को क्या करेंगे, दबाएंगे। तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए, इन सच अ टाइम ऑफ क्राइसिस, नरेंद्र शाह सेंट द रूलर ऑफ देवगढ़ बख्त बुलंद एंड रामकृष्ण वाजपेयी एंड ऑल्सो सॉट हेल्प फ्रॉम छत्रसाल बुंदेला। अब देखिए, मैंने आपको बताया था नरेंद्र शाह का जो उनकी दक्षिण पश्चिम में जो देवगढ़ रियासत थी, वहां के राजा थे बख्त बुलंद, इनके साथ, और बुंदेला वंश के, बुंदेलाओं में पन्ना के राजा थे छत्रसाल बुंदेला, इनके साथ नरेंद्र शाह के संबंध क्या थे, अच्छे थे। तो जब ये क्राइसिस हुआ, जब इतना ज्यादा विद्रोह बढ़ा, तो इन्होंने क्या करी, मदद मांगी, एक तो बख्त बुलंद से और दूसरा छत्रसाल बुंदेला से। अब इस जो
बख्त बुलंद और छत्रसाल बुंदेला ने हेल्प करी इनकी, जिसके कारण इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोहियों को दबा दिया। रेबल्स वर सप्रेस्ड और रेबेलियन जो थी वो फाइनली 1699 में खत्म हो गई। मतलब इन्होंने जो बख्त बुलंद और छत्रसाल से सहायता मांगी थी, उससे इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोहियों का समाप्त कर दिया, और ये जो विद्रोह था वो पूरी तरीके से 1699 में खत्म हो गया। इसके बाद बात करें, इन रिटर्न फॉर दिस हेल्प नरेंद्र शाह गेव सम एरियाज ऑफ बख्त बुलंद एंड छत्रसाल। देखिए इन्होंने क्या कर दिया, देखिए नरेंद्र शाह की इन्होंने मदद करी, अब जाहिर सी बात है नरेंद्र शाह भी इस सहायता के लिए उनको बदले उपरांत कुछ ना कुछ देंगे। तो इन्होंने क्या किया, नरेंद्र शाह ने बख्त बुलंद और छत्रसाल इन दोनों को कुछ कुछ एरिया दे दिए। अब कौन कौन सा एरिया दिया, टिल नाउ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट बैतूल एंड छिंदवाड़ा एंड सम पार्ट्स ऑफ सिवनी, नागपुर, भांडारा एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट हैड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ बख्त बुलंद while बख्त बुलंद पावर was at its peak। अब देखिए गोंडवाना का जो दक्षिण वाला क्षेत्र था, जिसमें सिवनी आता है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, ठीक है, इन सारे कंट्रोल में आता था, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट तक बख्त बुलंद के कंट्रोल में आता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो दी गई वो नरेंद्र शाह के द्वारा दी गई, कुछ कुछ एरिया क्या दे दिया गया, नरेंद्र शाह को दे दिया गया। अब देखिए नरेंद्र शाह की अगर हम बात करें तो नरेंद्र शाह की दो बेटियां थी, एक का नाम था मान कुंवरी और दूसरे का नाम था दानव कुंवरी। ठीक है, तो मान कुंवरी और दानव कुंवरी ये नरेंद्र शाह की दो बेटियां थी। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें तो नरेंद्र शाह, सॉरी बेटियां नहीं बहनें थी, आई एम सॉरी, बेटियां नहीं थी बहनें थी, सॉरी सिस्टर्स थी। नरेंद्र शाह हैड टू सिस्टर्स, बहनें थी मान कुंवरी और दानव कुंवरी। नरेंद्र शाह की जो पहली बहन थी मान कुंवरी, उसकी शादी इन्होंने कराई बख्त बुलंद से। ठीक है, और नरेंद्र शाह की जो दूसरी बहन थी दानव कुंवरी, उनकी शादी कराई राजा राज सिंह से रतनपुर के। ठीक है, तो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस भी बनाए, वैवाहिक संबंध भी बनाए। इनकी दो बहनें थी मान कुंवरी और दानव कुंवरी। मान कुंवरी की शादी इन्होंने बख्त बुलंद से करवाई और दानव कुंवरी की शादी इन्होंने किससे करवाई, राजा राज सिंह से। ठीक है, अब इन्हीं के टाइम पर, नरेंद्र शाह के टाइम पर मराठाओं का आक्रमण हुआ था गोंडवाना। ठीक है, मराठाओं का आक्रमण कैसे हुआ, 1728 में। देखिए आप याद करिए 1728 में मराठाओं के पेशवा हुआ करते थे बाजीराव प्रथम। ठीक है, और बाजीराव प्रथम जो था एक बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने मतलब ये तय किया था कि अब जो मराठा हैं वो नर्मदा को क्रॉस करेंगे, क्योंकि पहले देखिए नर्मदा के दक्षिण क्षेत्र में मराठा थे और उत्तर क्षेत्र पूरा किसका हुआ करता था, मुगलों का हुआ करता था। पेशवा बाजीराव प्रथम जब से बने पेशवा, तो इन्होंने तय किया कि भाई हम क्या करेंगे, नर्मदा रिवर को क्रॉस करेंगे और हम ऊपर आक्रमण करेंगे। तो इन्होंने लगातार ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। तो 1728 में पेशवा बाजीराव की सेना जो थी वो गढ़मंडला पर पहुंच गई। गढ़मंडला किनकी राजधानी थी, गोंडवाना वालों की। ठीक है, और इस टाइम पर राजा कौन थे, नरेंद्र शाह। ठीक है, देवगढ़, सिवनी, छपरा यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें, ड्यूरिंग हिज रीन में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम अटैक गढ़ा एंड गेव द टास्क ऑफ कलेक्टिंग चौथ फ्रॉम हियर टू रघुजी भोसले। अब देखिए इनके टाइम पर हुआ क्या, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने गढ़ा पर अटैक किया और यहाँ पर चौथ वसूलने की जिम्मेदारी किसको दे दी, रघुजी भोसले को। ठीक है, तो आपको याद रखना है मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का आक्रमण भी किसके टाइम पर हुआ था, नरेंद्र शाह के टाइम। ठीक है, और एक समय आपको याद रखना है कि जिस टाइम पर आप याद करिए जब मैंने आपको छत्रसाल बुंदेला पढ़ाया था, तो छत्रसाल बुंदेला जब जिस टाइम पे पन्ना के राजा थे, उस टाइम पर मोहम्मद बंगस नाम का एक इलाहाबाद में सूबेदार हुआ करता था मुगलों का, जिन्होंने छत्रसाल बुंदेला पर आक्रमण किया था। और इसी आक्रमण के कारण छत्रसाल बुंदेला ने मदद किससे मांगी थी, मराठा सरदार मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से। और उस टाइम पर बाजीराव प्रथम जो थे वो गढ़ा में ही मौजूद थे। कहाँ मौजूद थे, गढ़ा में। ठीक है, जब मोहम्मद बंगश खान ने अटैक किया और छत्रसाल बुंदेला ने क्या करी थी, इनसे मदद मांगी थी। और जब बाजीराव ने किया था, बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल बुंदेला की मदद करी थी, मोहम्मद बंगस को हरवाया था। और उसी कारण से छत्रसाल बुंदेला ने खुश होकर के बाजीराव प्रथम को अपना तीसरा बेटा माना था और अपने क्षेत्र राज्य का कुछ क्षेत्र जो है वो बाजीराव प्रथम को दे दिया। क्लियर हुआ, ठीक, तो ये सब किसके टाइम पे हुआ, ये हुआ नरेंद्र शाह के टाइम पे। क्लियर है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो नरेंद्र शाह के बाद जो अगले बनते हैं वो बनते हैं महाराज शाह। ठीक है, महाराज शाह की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग हिज रीन मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव अटैक एंड मेड महाराज शाह हिज फेवरेट। देखिए इन्हीं के टाइम पर, इनके बाद
देखिए बाजीराव प्रथम के बाद जो अगले पेशवा बने वो बने पेशवा बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये और ज्यादा एग्रेसिव थे। ठीक है, मतलब इनका तो ये था कि कुछ भी करके हमें नॉर्थ में पूरी जगहों पर कब्जा करना है। ठीक है, तो ये जब अटैक कराया इन्होंने तो महाराज शाह को इन्होंने क्या बना लिया, अपना कृपा पात्र बना लिया। मतलब महाराज शाह के टाइम पर आक्रमण किसने किया था, बालाजी बाजीराव ने। इसके बाद बात करें, टेकिंग एडवांटेज ऑफ रघुजी's बिजी शेड्यूल इन कर्नाटक, बालाजी पेशवा's आर्मी मार्च फ्रॉम सागर टू सब्सटीशिएट इट्स क्लेम एंड कैप्चर्ड गढ़ा इन मई जून 1741। देखिए अब जो कर्नाटक में रघु जी की व्यवस्था का लाभ उठाते हुए बालाजी पेशवा की सेना अपने दावों की पुष्टिकरण हेतु सागर से चलकर मई जून 1741 में गढ़ा पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से गढ़ा किसके अधिकार में आ गया। ठीक है, महाराज सिंह डाइड इन 1741 जस्ट आफ्टर पेशवाज मंडला इन्वेजन। देखिए पेशवा ने जब मंडला पर आक्रमण किया और मंडला पर कब्जा किया तो उसी टाइम पर किसकी डेथ हो गई, महाराज शाह की। अब महाराज शाह के बाद इनके बेटे बनते हैं शिवराज शाह। ठीक है, तो महाराज शाह के बाद इनके यंग बेटे थे शिवराज शाह, वो सक्सेसर बनते हैं 1741 एडी। तो महाराज शाह की मृत्यु के बाद उसका युवा पुत्र शिवराज शाह 1741 में उसका उत्तराधिकारी हुआ। इसके बाद बात करें, ड्यूरिंग शिवराज शाह रीन इन 1742 पेशवाज आर्मी अगेन सराउंडेड द मंडला फोर्ट। द वॉर बिटवीन द टू आर्मीज बिगेन ऑन 22 अक्टूबर 1742 एंड पेशवाज आर्मी कैप्चर्ड मंडला फोर्ट ऑन 18 नवंबर 1742। देखिए अब शिवराज शाह के समय पर ही पेशवा की सेना ने फिर मंडला के दुर्ग को घेरा। 26 अक्टूबर 1742 को दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ और पेशवा की सेना जो थी वो 18 नवंबर 1742 को मंडला का किला जीत लिया। पेशवा की सेना, इस वक्त पेशवा कौन थे, बालाजी बाजीराव। इसके बाद बात करें, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी दैट पेशवा साइंड with Shivraj Shah after this war, Shivraj Shah had to immediately pay 4 lakh rupees as compensation. Apart from this promise of compensation, the Peshwa also got property worth rupees 4 lakh in loot and an annual chauth of 1 lakh rupees was also imposed on Shivraj Shah. देखिए अब जाहिर सी बात है, युद्ध में दोनों सेनाएं आपस में लड़ी लेकिन पराजित कौन हुए, शिवराज शाह। पेशवा की सेना जीती। अब जाहिर सी बात है जब संधि होगी, ठीक है, तो संधि किनके फेवर में होगी, पेशवाओं के फेवर में होगी, मराठाओं के फेवर में। तो इस युद्ध के बाद शिवराज शाह के साथ पेशवा की जो संधि हुई, ठीक है, उसके अनुसार शिवराज शाह को सबसे पहली बात तो 4 लाख रुपए तुरंत देना पड़ा, क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। इसके अलावा इन्होंने, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको क्या करना पड़ा, इनको जो संधि हुई थी, ठीक है, इसमें 4 लाख रुपए की संपत्ति भी मिली। मतलब ये जो मतलब जो पेशवाओं ने लूटा वहां पर, तो उन्हें क्या हुआ, इनकी सेना ने लूटा तो 4 लाख रुपए लूट के मिले और इनको तय हुआ कि 1 लाख रुपए ये हर साल चौथ के रूप में किसको देंगे, पेशवाओं को देंगे, मराठाओं को देंगे। ये तो इस तरीके से। इसके बाद फाइनली शिवराज सिंह की भी डेथ हो जाती है 1749 एडी में। ठीक है, इसके बाद फिर इनके समय पर आपको याद रखना है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ शिवराज शाह वीर वाजपेयी कंपोज्ड अ पोयम कॉल्ड सुदामा चरिता। देखिए इनके टाइम पर एक कंपोजर हुआ करते थे वीर वाजपेयी, इन्होंने एक पोयम लिखी थी सुदामा चरिता। ठीक है, किसके टाइम पर, शिवराज शाह के टाइम पर। अब इसके बाद कई सारे शासक बने, ठीक है, कई सारे और भी शासक हुए लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम सीधे पहुंचेंगे 1857 में। 1749 में शिवराज शाह सिंह की मृत्यु के बाद, शिवराज शाह की मृत्यु के बाद लगातार अगले शासक बने लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था उनका। ठीक है, मराठाओं के कब्जे में आ चुके थे, इनकी ज्यादातर टेरिटरी मराठाओं ने कब्जा कर ली थी, तो इतना कुछ इनका था नहीं। इसके बाद भी बने हैं, निजाम शाह बने, नरहरी शाह बने, सुमेर शाह बने, तो नर्मदा बख्श बने। ठीक है, लेकिन हमें जो फाइनल देखना है वो देखना है 1857। 1857 में बने थे शंकर शाह। तो आपको याद रखना है शंकर शाह तक हमें पहुंचना है जो 1857 की क्रांति के समय गोंडवाना राज्य के राजा थे। ठीक है, अब देखिए शंकर शाह की अगर हम बात करें तो इनकी अंग्रेजों से उतनी ज्यादा नहीं बनती थी। 1857 की क्रांति में भी ये तभी पार्टिसिपेट किए थे जब इनका राज्य छीन लिया गया था। क्योंकि इनकी अंग्रेजों से नहीं बनती थी, इसी कारण से अंग्रेजों ने चाल के अनुरूप अपने जबलपुर के एक न्यायाधीश से ये वो करवा दिया, ये अनाउंस करवा दिया कि शंकर शाह जो हैं ये वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है गढ़ा राज्य के। गढ़ा राज्य के, गढ़ा मंडला के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं नर्मदा बख्श। मैंने आपको बताया था नर्मदा बख्श थे,
नर्मदा पक्ष के बाद कौन बने थे? शंकरशाह और मधुकरशाह, रघुनाथ शाह, सॉरी रघुनाथ शाह। तो क्या हुआ कि द जज ऑफ जबलपुर, अंग्रेजों से इनकी बनती नहीं थी, तो उन्होंने नर्मदा बख्श को रियल हेयर मान लिया गड़ा मंडला का इंस्टेड ऑफ शंकर शाह। ठीक है, अब इस कारण से हुआ क्या, 1857 की क्रांति में शंकर शाह और इनके बेटे रघुनाथ शाह ने इनके खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जयचंद या हम कहें गद्दार हर जगह हुआ करते थे, तो इनके सेना में भी एक गद्दार थे जिनका नाम था गिरधारी लाल। इनकी सेना में भी एक गद्दार थे जिनका नाम था गिरधारी लाल। अब गिरधारी लाल ने क्या किया, अंग्रेज ऑफिसर उस टाइम पर क्लार्क हुआ करते थे 52वें रेजिमेंट के, उनको क्या कर दी, सारी इंफॉर्मेशन दे दी गिरधारी लाल। गिरधारी लाल ने क्या किया, उनको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसका फायदा उठाया और अटैक किया, और दोनों बेटे शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों को कैप्चर कर लिया गया। और उसके बाद ठीक, ब्रिटिश कमांडर क्लार्क ने, ठीक है, 18 सितंबर 1857 को दोनों को, पिता और बेटे, मतलब शंकर शाह और रघुनाथ शाह, इन दोनों को क्या कर दिया, तोप से उड़ा दिया। इन दोनों को क्या कर दिया, तोप से उड़ा दिया। तो इस तरीके से गोंडवाना राज्य पूरी तरीके से 1857 में समाप्त हो गया। ठीक है, आखिरी राजा कौन थे, शंकर शाह। ठीक है, इनको तोप से, इनको और इनके बेटे रघुनाथ शाह को दोनों को क्या कर दिया गया, तोप से उड़ा दिया। ठीक, तो आपको गोंडवाना शासन के प्रमुख राजा सब समझ में आए। ठीक है, एक बार और आप इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं गोंडवाना की प्रशासनिक व्यवस्था, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गढ़ा स्टेट, गोंडवाना स्टेट। ठीक, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गोंडवाना। अब देखिए, गोंडवाना राज्य की अगर हम गढ़ा राज्य की बात करें, ठीक है, तो इनका कोई एक तरीके से कहा जाए व्यवस्थित विवरण नहीं है अपने पास। ठीक है, मतलब जो व्यवस्थित विवरण होता है किसका, प्रशासन का, प्रशासन का जो स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, इसका कोई विधिवत तरीके से विवरण नहीं है। हमने क्या किया है, स्थानीय जो अकाउंट हुआ करते थे, लोकल अकाउंट वृत्तांत, इसके अलावा गढ़ा के शासकों ने अपनी जो जानकारियां दी हैं उनके सनदों में, मतलब उन्होंने जो लेख लिखे हैं, उन्होंने जो चीजें लिखी हैं, उससे हम जान पाए हैं कि इनका प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो गोंडवाना के बारे में अगर हम बात करें, गढ़ा के बारे में, वी डू नॉट हैव एनी सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ गढ़ा स्टेट, बट एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लोकल अकाउंट्स ऑफ गढ़ा स्टेट एंड द डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द रूलर्स ऑफ गढ़ा। मैंने आपको बताया कि हमें जो प्रशासनिक जानकारियां मिली हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकल अकाउंट से और गढ़ा राज्य के जो डॉक्यूमेंट्स इशू हुए थे उससे मिली। हमारे पास कोई भी सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का नहीं है। क्लियर, लेकिन इससे जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे हम क्या पता कर सकते हैं, तो इनके टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हुआ करते थे, वह प्रशासनिक अधिकारी, उनमें सबसे पहले हुआ करते थे राजा। Like the ancient times, the king of Gonds used to be hereditary. The state post was based on seniority. Along with this, the chief officer of administrative work was also the king. मैंने आपको बताया, प्राचीन काल की भांति गोंडों का राज वंशानुगत हुआ करता था। वंशानुगत मतलब हेरिडेटरी हुआ करता था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसको बोलते हैं वंशानुगत, हेरिडेटरी होना। ठीक है, और यहाँ पर भी ज्येष्ठता का सिद्धांत था, मतलब अगर राजा के दो बेटे हैं तो ज्येष्ठ पुत्र होगा। ठीक है, अगर उसे कुछ नहीं हो जाता तो वही राजा बनता है। हमारे हिंदू धर्म में हमेशा आपने देखा होगा ज्येष्ठ पुत्र को ही बनाया जाता था, ये हमारे यहाँ पद्धति चली आ रही है। ठीक, तो इसीलिए जो इनमें भी क्या थी, सीनियरिटी के आधार पर बना करते थे, जो बड़ा बेटा था वो बनेगा। ठीक है, और ये प्रमुख अधिकारी भी हुआ करता था, मतलब राजा जो हुआ करता था वो सबसे ज्यादा क्या हुआ करता था, प्रमुख हुआ करता था। इसके बाद अगला बात करें फौजदार। देखिए, द पोस्ट ऑफ फौजदार वॉज इंपॉर्टेंट, इट वॉज लाइक अ कमांडर। देखिए, फौजदार का पद इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये सेनापति के समान था। और देखिए, रानी दुर्गावती के टाइम पर अर्जुन दास बैस इनके फौजदार थे, रानी दुर्गावती के। ठीक है, तो ये सेनापति के रूप में हुआ करता था फौजदार। तीसरे हुआ करते थे दीवान। देखिए, दीवान जो हुआ करते थे वो राज्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनका काम था, इनका मेन काम ये था कि ये जो इनकम हो रही है या जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब जो आय हो रही है और जो खर्च हो रहा है राजा का, ठीक है, उस पर पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन रखते थे दीवान। ठीक है, तो दीवान क्या करते थे, मुख्यतः राजा के आय और व्यय की देखभाल किया करते थे, मतलब कितना इनकम हो रही है राजा को और कितना खर्च हो रहा है, ये सारी चीजों का हिसाब कौन रखते थे,
दीवान रखते थे। इसके बाद बात करें, अगले हुआ करते थे पुरोहित या प्रीस्ट क्लास। इनका काम था राजा को सलाह देना और उनके लिए कर्म कांड करवाना। देखिए, शुरू से पुरोहितों का यही काम रहा है, राजा को सलाह देना और धार्मिक अनुष्ठान कराना, रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म कराना, क्या काम था पुरोहित का। इसके बाद बात करें, इनके एक और पोस्ट हुआ करती थी भंडागारिक, जो कि वॉर मटेरियल्स को मैनेज किया करते थे। मतलब भांडागारिक का क्या था कि युद्ध सामग्री का प्रबंध करना, मतलब जब भी कभी युद्ध होगा तो युद्ध सामग्री का वो मतलब मैनेज कौन किया करते थे, भंडागारिक। ठीक है, इसके अलावा एक और हुआ करते थे इनके न्याय शास्त्री। ठीक है, न्याय शास्त्री का काम था इंटरप्रिटेटर ऑफ लॉज एंड द बिगेस्ट जुडिशियल ऑफिसर आफ्टर द किंग। देखिए, कानूनों का व्याहकारक, इंटरप्रिटेटर ऑफ लॉ, एवं राजा के पश्चात, राजा के बाद जो सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी हुआ करता था वो हुआ करता था न्याय शास्त्री। ठीक है, तो ये 6 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हुआ करते थे गोंडवाना के गढ़ा राज्य में। राजा हुआ करता था, फौजदार, दीवान, पुरोहित, भांडागारिक और न्याय शास्त्री। ठीक है, अब इनके क्या थे, इनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी था, स्थानीय प्रशासन। अब हम इसका थोड़ा सा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं क्या हुआ करता था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको बताया था अबुल फजल के बारे में, अबुल फजल, ठीक है, जिन्होंने आईने अकबरी लिखी थी, उनकी किताब में ही ये चीज मेंशन की हुई है कि इनकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो परगना में बटा था, और परगना जो था वो किस में बटा था, छोटे छोटे गांवों में। मतलब इनकी परगना जो थी वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी, और वो किसके अंडर में आती थी, विलेजेस, मतलब उसके अंडर में कई सारे विलेजेस आते थे। अब अजुल फजल ने अपनी जो किताब थी आईने अकबरी, उसमें ये चीज लिखी है कि इनके समय पर टोटल 23,000 खेतिहार गांव हुआ करते थे। मतलब एग्रीकल्चर विलेजेस हुआ करती थी इनके टाइम पर। कब, दुर्गावती के टाइम पर। ठीक है, और इसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मतलब जो 23,000 खेतिहार गांव हुआ करते थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। पहला जो संभाला करते थे वो थे सिकदार। ठीक है, मतलब ऐसा गांव जो सिकदार संभालते थे। ठीक है, मतलब जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में रानी के नहीं आते थे, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते थे। उन्होंने क्या किया था, गांव के लिए सिकदार अपॉइंट किए थे। और अबुल फजल ने बताया कि इनकी संख्या तकरीबन 12,000 के आसपास थी। इसके आसपास थी, 12,000 के आसपास, अपनी किताब में लिखा है। और जो दूसरे हुआ करती थी जो डायरेक्टली रूल किया करती थी रानी के, जो रानी के प्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में आया करते थे। ठीक है, और इनकी संख्या जो थी वो बाकी रिमेनिंग मतलब तकरीबन 11,000 के आसपास थी। ठीक है, तो इनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें परगना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी। 23,000 जो है खेतिहार गांव थे, जिसमें से 12,000 सिकदार हुआ करते थे वहां पर। मतलब वहां पर रानी का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था, और जो बाकी बचे हुआ करते थे वो सब कहाँ हुआ करते थे, रानी के डायरेक्ट कंट्रोल में आया करते थे। ठीक, अब देख लेते हैं इनका सैन्य प्रशासन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, द आर्मी ऑफ गढ़ा स्टेट हैड 3 मेन पार्ट्स, इन्फेंट्री, कैवलरी एंड एलिफेंट फोर्सेस। देखिए, गढ़ा राज्य की सेना में मुख्य 3 हिस्से थे, पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी सेना। ठीक है, 3 सेना हुआ करती थी, पैदल सेना, घुड़सवार और हाथी सेना। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो चीफ ऑफिसर मैंने आपको बताया था, जो कमांडर हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, फौजदार हुआ करता था। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इनकी जो आर्मी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, पैदल सेना, घुड़सवार और हस्तिन सेना। ठीक है, तो ये था पूरा गढ़ा राज्य का प्रशासन। गढ़ा राज्य का क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था। अब हम देखते हैं गढ़ा राज्य की कला और संस्कृति। ठीक है, देखिए, कला और संस्कृति की अगर हम बात करें गढ़ा राज्य की, तो आर्ट एंड कल्चर ऑफ गोंडवाना स्टेट, गढ़ा राज्य का जो है कला और संस्कृति। देखिए, कला और संस्कृति में मैंने आपको बताया था कि हमें 3-4 चीजें पढ़नी होती हैं। एक तो हमें पढ़ना होता है लिटरेचर, जो साहित्य, इनके टाइम पर कौन कौन से साहित्यकार रहे और उन्होंने क्या क्या साहित्य लिखा, एक हमें वो पढ़ना होता है। दूसरा हमें पढ़ना होता है वास्तुकला, आर्किटेक्चर, इन्होंने क्या बनवाया। ठीक है, तीसरा जो है इनके टाइम पर अगर हम बात करें तो वो है स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब मूर्ति कला, बड़ा राज्य में कौन कौन सी मूर्ति कला हुआ करती थी हमें वो देखना है। और जो चौथा हुआ करता था वो हुआ करता था म्यूजिक, जो कि कहते हैं संगीत कला। ठीक, तो हम जैसा जानते हैं साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, साहित्य। ठीक है, तो लिटरेचर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था द गोंड रूलर्स वेयर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ लिटरेचर। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट गोंडी
but local Hindi during their time. Hindi and cultural literature also developed. देखिए इनके समय पर गौड़ शासक जो थे वो साहित्य के महान संरक्षक थे। ठीक है, राजकाल की भाषा गोंडी ना होकर स्थानीय हिंदी हुआ करती थी और इनके समय पर हिंदी तथा संस्कृत दोनों ही के साहित्यों का काफी विकास हुआ, हिंदी और संस्कृत का। ठीक, अब देखिए कौन कौन से प्रमुख इनके संस्कृत वो रहे हैं, लिटरेचर कौन कौन से रहे हैं, मतलब आपको ये याद रखना है। देखिए मैं आपको जो भी नाम बताता जा रहा हूँ उनकी रचनाएं आपको याद रखनी, क्योंकि डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें संग्राम शाह, जो यहाँ के गोंडवाना राज्य के जो एक तरीके से कहा जाए तो वास्तविक संस्थापक थे। इनकी किताब हुआ करती थी रस रत्न माला, मैंने पढ़ाया था आपको संग्राम शाह। इसके बाद बात करें महेश ठक्कर, महेश ठक्कर की किताब हुआ करती थी तिथि तत्व चिंतामणि, तिथि तत्व चिंतामणि ये किताब हुआ करती थी। इसके अलावा दामोदर ठक्कर की बात करें तो मैंने आपको बताया था संग्राम शाही ये विवेक दीपिका, संग्राम शाही विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय, ये किसकी किताब थी, दामोदर ठक्कर की। इसके बाद बात करें केशव लौगाकी लौगास्की लौगास्की, ठीक है, केशव लौगास्की की अगर हम बात करें तो इनकी थी नृसेना चंपू और मीमांसार्थ प्रकाश, ये इनकी थी। इसके बाद बात करें पद्मानाथ भट्टाचार्य, इनकी थी दुर्गावती प्रकाश, सम्यवलोक और वीर चंपू, ये तीन किताबें थी पद्मानाथ भट्टाचार्य की, दुर्गावती प्रकाश, सम्यवलोक, वीर चंपू। इसके बाद बात करें हृदय सा की, तो हृदय सा के क्या थे, दो म्यूजिक की किताबें थी, याद करिए संगीत की, हृदय प्रकाश और हृदय कौटुक। इसके बाद बात करें नरेंद्र शाह, इनकी थी रसमंजरी। इसके बाद बात करें लक्ष्मी प्रसाद, इनकी थी गणेश गजेंद्र मोक्ष, लक्ष्मी प्रसाद की क्या थी, गजेंद्र मोक्ष। इसके बाद बात करें रूपनाथ झा, इनकी थी राम विजय महाकाव्य और गणेश नृपवर्णम। ठीक है, तो रूपनाथ झा की कौन कौन सी किताबें थी, राम विजय महाकाव्य और गणेश नृपवर्णनम पवर्णनम, ठीक है, नृपवर्णम। ठीक है, ये रूपनाथ झा की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके हिंदी के भी एक कवि हुआ करते थे, हिंदी लैंग्वेज के इनके पोएट हुआ करते थे जिनका नाम था वीर वाजपेयी। इनकी थी सुदामा चरित्र और प्रेम दीपिका, मैंने आपको बताया था वीर वाजपेयी के बारे में, इनकी थी सुदामा चरित्र और प्रेम दीपिका। ठीक है, तो ये इनका लिटरेचर हुआ करता था। तो आपको सभी जितने भी इनके साहित्यकार थे उनके बारे में और उनकी क्या रचना थी ये याद होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं इनके आर्किटेक्चर में। तो गोल्ड पीरियड आर्किटेक्चर डज नॉट हैव अ हाई क्वालिटी मटेरियल एंड आर्ट्स लाइक द मुगल्स, देयर बिल्डिंग्स आर स्मॉल एंड मोस्टली यूटिलिटेरियन। देखिए इनका क्या था, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वास्तुकला होती है ये हमेशा उसी राज्य में ज्यादा पनपती है जिनके पास अच्छा पैसा होता है। मुगलों के पास बहुत अच्छा पैसा था, इसलिए आप उनका आर्किटेक्चर देखिए आज भी बहुत फेमस है। आज भी आप देख लीजिए ताजमहल को, लाल किले को, ये मुगलों का आर्किटेक्चर था क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा पैसा था, बहुत अच्छा रेवेन्यू था। भाई इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया पे राज किया था, तो इसलिए इनके पास पैसा बहुत अच्छा था। तो जिनके पास पैसा अच्छा होता है वो जाहिर सी बात है ऐसा स्थापत्य बनवाते हैं। जबकि गोंडों के साथ क्या था, एक तो इनका राज्य बहुत छोटा था, बहुत बड़ा था नहीं। ठीक, तो इनका आर्किटेक्चर उतनी हाई क्वालिटी का नहीं था। ठीक है, अब इनके हम कुछ स्थापत्य देख लेते हैं, उससे पहले हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि इनके क्या हुआ करते थे। सबसे पहले तो ये रफ स्टोन्स का यूज किया करते थे। ठीक है, रफ स्टोन मतलब अनगढ़ पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो मोटराल प्लास्टर ऑन वॉल्स, मैंने आपको बताया था दीवारों पर गारे का प्लास्टर इस्तेमाल किया करते थे, मोर्टार का मतलब गारे। ठीक है, तो गारे का प्लास्टर इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा बात करें तो इनकी दीवारें मोटी हुआ करती थी, इनकी दीवारें कैसी हुआ करती थी, मोटी हुआ करती थी। इसके अलावा बात करें तो इनके जो डोम्स हुआ करते थे, गुंबद, वो क्या हुआ करते थे, चपटे हुआ करते थे, फ्लैट, फ्लैट डोम्स हुआ करते थे, मतलब चपटे गुंबद हुआ करते थे। ठीक है, और गारे का प्लास्टर ये इस्तेमाल किया करते थे, मोटरा प्लास्टर। तो ये सारे इनके फीचर्स थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनके आर्किटेक्चर में क्या क्या रहा, इनके यहाँ क्या क्या स्थापत्य रहे, मेजर आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिंगौरगढ़ जो दमोह के पास है, इसको राजधानी किसने बनाया था, दलपति शाह ने। मैंने आपको बताया था गढ़ा से राजधानी किसने बदला, सिंगौरगढ़ जो दमोह में है, दलपति शाह ने। इसके बाद बात करें तो गढ़ा राज्य में जबलपुर में, जो कि इनकी इनिशियल राजधानी हुआ करती थी गोंडों की, यहाँ पर कुछ और चीजें भी बनवाई गई। मैंने आपको बताया था भैरव टेम्पल, बैजना मठ, ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था आपके संग्राम सागर। इसके बाद बात करें संग्राम सागर,
आम खास, हस्तीसला, मदन महल, पंचमहाठा, ये सब कहाँ बनवाए गए? जबलपुर में बनवाए गए। इसके बाद बात करें चौरागढ़। चौरागढ़ कहाँ बना? नरसिंहपुर। ठीक है, ये सदर्न हिल्स ऑफ दिस फोर्ट इज कॉल्ड बुंदेला कोट, मेड द कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दुर्गावती। देखिए चौरागढ़ जो बनवाया ये किसने बनवाया? नरसिंहपुर के पास था, ये किसने बनवाया? दुर्गावती। ठीक है, और चौरागढ़ को ही क्या बनाया? अपनी राजधानी में। और इनके दक्षिण पश्चिम में इस किले की दक्षिण पहाड़ियों को बुंदेला कोट कहते थे। क्या बोलते थे? बुंदेला कोट। इसके बाद बात करें रामनगर। रामनगर मंडला, मेड द कैपिटल बाय हृदय शाह। यहाँ पर क्या क्या बनवाया रामनगर में? मोती महल, भगवती राय का पैलेस, बेगम महल और दल बदल महल। तो ये चार चीजें बनवाई थी, मोती महल, भगवती राय पैलेस, बेगम महल और दलदला महल, दल बदल महल। ये कहाँ बनवाया गया? मंडला, सॉरी रामनगर मंडला में। इसके बाद बात करें मंडला में। मंडला प्रॉपर मंडला में नरेंद्र शाह ने इसको राजधानी बनाया। मंडला में कौन सी टेम्पल है? राजराजेश्वरी का टेम्पल। राजराजेश्वरी टेम्पल कहाँ पर है? मंडला में। इसके अलावा मंडला में एक और चीज है, वो है सतखंडा, सतखंडा महल। ये कहाँ पर है? मंडला में। ठीक है, तो ये इनके मेजर आर्किटेक्चर थे जो इन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो मेजर आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गए इनके। अब हम देख लेते हैं इनके मूर्ति कला या हम कहें स्कल्पचर्स की अगर हम बात करें। तो स्कल्पचर्स की अगर हम बात करें तो गोंड पीरियड स्कल्पचर्स शो द सेम काइंड ऑफ क्रूडनेस was found in other construction during that period. Hriday Shah wife Sundari Devi got the ideals of Ganesha, Surya and Nandi made in the Ramnagar temple. Marble and some sandy brown stone idols were found in Rajrajeshwari temple. देखिए गोंड कालीन मूर्ति कला जो थी ये उसी प्रकार से अनगढ़पन मिलता है जैसा इस काल में निर्मित बाकी निर्माण हुए थे। हालांकि हृदय शाह की पत्नी सुंदरी देवी द्वारा रामनगर के मंदिर में गणेश, सूर्य तथा नंदी की मूर्तियों का निर्माण कराया गया। राज राजेश्वरी मंदिर में संगमरमर की और कुछ रीतेले भूरे पत्थरों की मूर्तियां प्राप्त हुई। रीतेले भूरी पत्थरों की सैंडी ब्राउन स्टोन आइडियल्स प्राप्त हुए। तो ये इनके स्कल्पचर्स थे। इसके बाद अब आखिरी देख लेते हैं इनका म्यूजिक आर्ट। The art of music also progressed considerably during the time of the rulers of Gada Mandla. The art of music what I had to speak during the time of हृदय शाह, मैंने आपको बताया था हृदय शाह जो थे उनको म्यूजिक से बहुत प्यार था। तो इनके समय पर हृदय शाह के समय पर ही म्यूजिक जो है वो बहुत ज्यादा पीक पर हुआ और वो खुद भी आउटस्टैंडिंग म्यूजिशियन थे और इन्होंने दो किताबें भी लिखी थी म्यूजिक के ऊपर, हृदय कौटुक और हृदय प्रकाश। मैंने आपको बताया था हृदय शाह ने म्यूजिक के ऊपर दो किताबें लिखी थी, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक है, तो ये था गड़ा राज्य। ठीक है, तो गोंडों का कौन सा राज्य कंप्लीट हुआ? गड़ा राज्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें अगला राज्य पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना है खेरला राज्य। ठीक है, तो खेरला राज्य में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको मैं पॉइंट्स पॉइंट्स बताता जाऊंगा, बस आप उस पॉइंट्स को पढ़ते जाइए। ठीक है, तो खेरला का गोंड राज्य, ठीक है, और आखिरी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है देवगढ़ का गोंड राज्य। ठीक है, और इस तरीके से गोंडवाना रियासत हमारी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ पॉइंट्स बाय पॉइंट्स पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो अगला जो राज्य था वो था खेरला का राज्य, गोंडों का खेरला का राज्य। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें, द रीन वेयर द बॉर्डर्स ऑफ द डेक्कन begins across the Satpura mountain ranges was the political border of the Deccan and northern boundary in the medieval period. देखिए ये जो रीजन था खेरला का अगर हम बात करें तो जो सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां थी के पार दक्कन, देखिए डेक्कन कहां से शुरू होता था? सतपुड़ा की पहाड़ियों के बाद से क्या शुरू होता है? डेक्कन। डेक्कन की सीमा जहां से शुरू होती है वह प्रदेश मध्यकाल में उत्तर और डेक्कन का राजनीतिक सीमांत था। मतलब ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज और डेक्कन के बीच में था, ये क्या था? खेरला। इसके बाद बात करें, इन दिस बॉर्डर region that was the state of Kerala, which became the cause of dispute between the Bahmani and the Malwa Sultanates in the 15th century, which for its protection sometimes held the hem of Bahmani sultans and sometimes went under the protection of Sultanate of Malwa. देखिए ये जो सीमांत का रीजन था, मतलब सतपुड़ा माउंटेन रेंज और डेक्कन, इनके बीच का जो रीजन था खेरला राज्य था, ये 15वीं शताब्दी से दो लोगों के बीच में इसको लेकर के लड़ाई हुआ करती थी। एक तो बहमनी साम्राज्य और दूसरा मालवा। इनके बीच में हमेशा इस जगह को लेकर के विवाद रहता था। कभी जो था हुआ करता था बहमनी सुल्तानों का प्रोटेक्शन में आ जाता था
और कभी ये किसके प्रोटेक्शन में आ जाता था, मालवा के आ जाता था। ठीक है, तो ये मतलब बारी बारी से क्या है, दो के डिस्प्यूट में ये रहा। इसके बाद बात करें, द नेम ऑफ मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ दिस स्टेट वाज नरसिंह राय। ठीक है, देखिए इस राज्य के जो सबसे प्रबलतम राजा का नाम था नरसिंह राय। ठीक है, नरसिंह राय जो थे ये इनके सबसे प्रबल राजा थे। इसके बाद बात करें, द फोर्ट ऑफ केरला इज टुडे इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मैंने आपको बताया था केरला का जो किला है वो आज के मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। द फोर्ट ऑफ केरला इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैतूल इन मध्य प्रदेश। इसके बाद बात करें, इन मुकुंदराज स्वामीज मराठीज बुक विवेक सिंधु इट इज मेंशन दैट मुकुंदराज स्पेंड हिज लास्ट डेज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ राजपूत किंग जैतपाल ऑफ केरला। देखिए मुकुंद राज स्वामी के मराठी ग्रंथ विवेक सिंधु में यह चीज उल्लेख की गई है कि मुकुंद राज ने अपने अंतिम समय में केरला के राजपूत राजा जैतपाल के यहाँ संरक्षण लिया। ये मुकुंद राज की स्वामी की मराठी किताब विवेक सिंधु में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करें, वी गेट डिटेल ऑथेंटिक मेंशन ऑफ द केरला स्टेट इन द वर्क ऑफ हिस्टोरियन फरिश्ता तारीखे फरिश्ता। देखिए हमें केरला राज्य का विस्तृत प्रमाणिक उल्लेख हमें इतिहासकार फरिश्ता की कृति तारीखे फरिश्ता में विस्तार से मिलता है। ठीक है, तो मतलब कि केरला स्टेट के बारे में जो सबसे ज्यादा हमें मिलता है वो फरिश्ता की किताब तारीखे फरिश्ता में मिलता है। समझ में आया आपको? ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें, सी यू विल सेज दैट नरसिंह राय रूल्ड केरला इन द 14th एंड 15th सेंचुरी। अब मैंने आपको बताया था कि नरसिंह राय जो थे वो इस राज्य के सबसे पावरफुल किंग हुआ करते थे, और अकॉर्डिंग टू सी यू विल उन्होंने बताया कि नरसिंह राय का शासन जो था वो 14वीं से 15वीं शताब्दी तक रहा, मतलब 14th एंड 15th सेंचुरी में रहा। इसके बाद अगर हम बात करें, नरसिंह राय वॉज वेरी एम्बिशियस रूलर एंड हिज किंगडम वॉज सो पावरफुल दैट इट एक्सटेंडेड अप टू नीमाड़ एंड ही हैड ऑल्सो ड्रिवन अवे द चौहान्स ऑफ सैनी और पिपलादा। देखिए नरसिंह राय बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और उसका राज्य इतना शक्तिशाली था कि वह नीमाड़ तक फैल गया था। मतलब आप सोचिए बैतूल से लेकर के कहां तक फैल गया था ये, नीमाड़ रीजन, मतलब आज का जो खंडवा और खरगोन वाला क्षेत्र है ना, नीमाड़ वाला, वहां तक फैल गया था। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने सजनी और पिपलौदा के चौहानों को भी क्या कर दिया था, खदेड़ दिया था। सैनी और पिपलौदा के चौहानों को भी इन्होंने क्या कर दिया था, खदेड़ दिया था। इसके बाद बात करें, एट दैट टाइम द बाउंड्रीज ऑफ द बहमनी सल्तनत स्टार्टेड फ्रॉम बेरार इन द साउथ ऑफ केरला एंड द बाउंड्रीज ऑफ द मालवा सल्तनत स्टार्टेड फ्रॉम नर्मदा इन द नॉर्थ। देखिए इस समय पर हुआ क्या, केरला के दक्षिण में बरार पड़ता था। ठीक है, और बराड़ से किसकी सीमा लगा करती थी, बहमनी सल्तनत की। ठीक है, और इसके ऊपर जो था नर्मदा थी, और नर्मदा से किसकी सीमा लगा करती थी, मालवा की। देखिए हमेशा ये मालवा और बहमनी के बीच में रहा, नर्मदा और बेरार क्षेत्र। इसके बाद बात करें, मलिक रजा फारूकी हैड एस्टैब्लिश द सल्तनत ऑफ खानदेश इन द वेस्ट ऑफ केरला। देखिए जो केरला के पश्चिम में मलिक रजा फारूकी जो थे, इन्होंने खान देश की सल्तनत कायम कर ली थी। खान देश की सल्तनत किसने कायम करी थी, मलिक रजा फारूकी ने, केरला के पश्चिम में, केरला के पश्चिम वाले क्षेत्र में। इसके बाद बात करें, इन 1398 when the Bahmani Sultanate was going through a crisis, the ruler of Malwa and Khandesh instigated it to attack Berar। देखिए 1398 ईस्वी में जब बाहमनी सल्तनत संकट से गुजर रही थी, तब मालवा और खान देश के शासकों ने उसे बरार पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। मतलब किसको उकसाया, आपके नरसिंह राय। ठीक है, नरसिंह राय को उकसाया किसने, मालवा और खानदेश ने, कि भाई बहामनी सल्तनत अभी डाउन है। ठीक है, और इनके बरार के ऊपर आप क्या कर दो, आक्रमण कर दो, 1398। इसके बाद बात करें, द बहमनी सुल्तान वॉज बिजी इन द विजयनगर कैंपेन एट दैट टाइम। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, नरसिंह राय ऑक्यूपाइड द रीजन अप टू माहौल इन द डेक्कन। देखिए अब इस टाइम पर बहमनी जो सुल्तान थे, इनकी लड़ाई विजयनगर से चल रही थी। विजयनगर एम्पायर हम आगे पढ़ेंगे, वो भी साउथ में है। विजयनगर एम्पायर के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी। अब इस इनके अभियान का फायदा उठा करके नरसिंह राय ने इनके कुछ जगहों पर अधिकार कर लिया था, जिसमें एक माहूर नाम की जगह है जो कि डेक्कन में। ठीक, इसके बाद बात करें, ऑन दिस फिरोज बहामनी
advanced with the army to punish Narsingh Rai in 1399. On reaching Mahor, Firoz found that the king there had accepted Narsingh Rai's supremacy out of fear. On Firoz's arrival, all of them accepted Firoz's supremacy again. देखिए जब देखिए जब बहमनी सल्तनत को ये पता चला, ठीक है, तो उस टाइम पर उनके सुल्तान फिरोज बहमनी ने नरसिंह राय को सजा देने के लिए सेना सहित आगे बढ़ा, ठीक है। और जब ये माहौर पहुंचने पर फिरोज ने पाया कि वहां के राजाओं ने डर कर नरसिंह राय की अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब उसने जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां के राजाओं ने डर कर नरसिंह राय की क्या कर ली है, स्वीकार कर लिया अधीनता। लेकिन बाद में फिरोज के आने के बाद सबने फिरोज की अधीनता को फिर से स्वीकार कर लिया, क्योंकि फिरोज पावरफुल आदमी था। तो वो जब आया तो वापिस से फिरोज की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो गई। इसके बाद बात करें, नरसिंह राय सॉट हेल्प फ्रॉम खानदेश फारूकी रूलर नासिर खान एंड मालवाज रूलर दिलावर खान गौरी, बट ही हैड टू बी डिसअपॉइंटेड। देखिए अब नरसिंह राय ने क्या किया, खानदेश के फारूकी शासक नासिर खान और मालवा के शासक दिलावर खान गौरी से सहायता मांगी, पर उसे निराशा होना पड़ा, क्योंकि दिलावर खान गौरी मालवा के रूलर थे और फारूकी रूलर कौन थे, नासिर खान। इसके बाद बात करें, द बहामनी फोर्सेस fought with the Narsingh Rai's army under the leadership of Fajul Mulk, Inju and Khan Khana. Many prominent peoples of the Bahmani side, Sujat Khan, Bahadur Khan, Dilawar Khan and Rustam Khan were killed in this war. अब देखिए बाहमनी सेनाओं ने फजुल मुल्क, इंजू और खान खाना के नेतृत्व में नरसिंह राय की सेना से युद्ध किया। युद्ध में बाहमनी पक्ष के अनेक प्रमुख लोग सुजात खान, बहादुर खान, दिलावर खान और रुस्तम खान मारे गए। ये सब जो प्रमुख लोग थे ये क्या हो गए, मारे गए। इसके बाद बात करें, खाने खाना एंड मलिक इंजू कैप्चर्ड नरसिंह राय सन गोपाल राय एंड बी सीट नरसिंह राय इन द फोर्ट ऑफ खेरला। अब देखिए जो खाने खान थे और मालिक इज्जू थे, इन्होंने नरसिंह राय के बेटे गोपाल राय को बंदी बना लिया और नरसिंह राय को खेरला के किले में घेर लिया। इसके बाद बात करें, आफ्टर अ सीन ऑफ 2 months नरसिंह राय हिमसेल्फ रीच्ड एलिचपुर and surrendered before the Bahmani Sultan and accepted the Bahmani Sultan's suzerainty। अब देखिए 2 माह के घेरे के बाद नरसिंह राय के ने खुद एलिचपुर पहुंचकर बहमनी सुल्तान के समक्ष समर्पण कर दिया और बहमनी सुल्तान की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली। ठीक है, 2 महीने का संघर्ष हुआ और फिर बहमनीज की सुप्रीमेसी इन्होंने स्वीकार कर। इसके बाद बात करें, along with promising to pay annual taxes, he also handed over his daughter to the Sultan and also presented 40 elephants, 5 guns of gold and 50 mods of silver। अब देखिए चूंकि ये हार गए, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, सुल्तान ने, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम आपको सालाना वार्षिक दर देंगे, एनुअल टैक्स भरेंगे। इसके अलावा अपनी बेटी भी इन्होंने क्या कर दी, सुल्तान को सौंप दी। ठीक है, इसके अलावा 40 हाथी, 5 मन सोना और 50 मन चांदी, ठीक है, 5 मन सोना और 50 मन चांदी जो है वो इन्होंने दिया। ठीक है, और इस शर्त पर आकर के बहमनी ने जो सुल्तान थे इन्होंने केरला का राज इनको वापस कर दिया। तो नरसिंह राय को केरला का राज वापस मिल गया और इनको क्या बना दिया, बहमनी सुल्तनत का आमिर बना दिया। ठीक है, तो बहमनी सल्तनत से जो इनका वो हुआ था ये एक तरीके से खत्म हो गया। क्लियर। इसके बाद क्या होता है, नरसिंह राय को अब अपना अधिकार मिल गया था। ठीक है, अब इनके अधिकार जब ये मिला था तो इसी टाइम पर, ठीक है, इसी टाइम पर अगर हम बात करें, ठीक है, होशंग शाह, ठीक है, देखिए होशंग शाह आपने सुना होगा, ये भी मालवा के राजा थे होशंग शाह। ठीक है, और होशंग शाह ने इसी टाइम पर केरला पर आक्रमण कर दिया। देखिए कैसे, होशंग शाह along with his army advanced towards the fort of Kerala in 1420 to take over the territory of Narsingh Rai, seize his property and capture the elephants of Kerala region। देखिए होशंग शाह ने क्या किया, नरसिंह राय के इलाके पर अधिकार करने के लिए उसकी संपत्ति हथियाने और केरला प्रदेश के हाथियों पर कब्जा करने के लिए 1420 ईस्वी में 1420 एडी में होशंग शाह ने अपनी सेना सहित केरला के किले पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इसके बाद बात करें, नरसिंह शाह came out of the fort and fought the invader with 50,000 soldiers but was defeated। देखिए अब नरसिंह राय जो थे ये किले से बाहर आए और इन्होंने 50,000 सैनिकों के साथ युद्ध किया, लेकिन ये क्या हो गए, हार गए। ठीक है, और फलस्वरूप हुआ क्या,
As a result, he accepted the supremacy of Hosang Shah and gave him a large amount of gold as compensation along with 84 elements. ठीक है, देखिए फलस्वरूप इन्होंने होसंग शाह को क्या कर दिया, अधीनता स्वीकार कर ली और उसे 84 हाथी, ठीक है, 84 हाथियों के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी तादाद में सोना भी दिया। ठीक है, एज अ कंपनसेशन ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ गोल्ड। ठीक है, इसके बाद बात करें तो होसंग शाह ने केरला के उस पर कैप्चर नहीं किया, बल्कि नरसिंह राय को क्या कर दिया, छोड़ दिया। देखिए नरसिंह राय ने अब इतना सब कुछ दे दिया उसको, ठीक है, इतना सब कुछ देने के बाद तो क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, छोड़ दिया उसको। ठीक है, नरसिंह राय को क्या कर दिया, होसंग शाह ने छोड़ दिया। इसके बाद बात करें, व्हेन होसंग शाह रिटर्न फ्रॉम जिजिनागर विद एलिफेंट्स ऑन रीचिंग केरला, he came to know that the fort of Mandu has been surrounded by सुल्तान अहमद शाह ऑफ गुजरात। ठीक है, अब देखिए जब ये इस टाइम पर केरला का, ठीक है, केरला आ रहे थे, ठीक है, जाजनगर से हाथियों के साथ, तब इनको खबर मिली कि मांडू में, ठीक है, मांडू में अगर हम बात करें तब इनको खबर मिली कि मांडू के किले पर आक्रमण कर दिया है सुल्तान अहमद शाह ने गुजरात के। ठीक है, सुल्तान अहमद शाह ने क्या कर दिया, घेर लिया मांडू के किले को। लेकिन बट व्हेन अहमद शाह लेफ्ट, होसंग शाह हैंडेड ओवर केरला टू नरसिंह राय एंड नरसिंह राय बिकेम अ फ्रेंड ऑफ मालवा। लेकिन जब अहमद शाह चले जाने के बाद होसंग शाह ने केरला में नरसिंह राय को सौंप दिया और नरसिंह राय जो थे वो मालवा के क्या हो गए, मित्र बन गए। इसके बाद बात करें, नरसिंह राय सेंड हिज टू सन्स चांद जी एंड खेम जी टू पार्टिसिपेट इन होसंग शाह गागरोन कैंपेन इन 1423। देखिए नरसिंह राय ने 1423 ईस्वी में होसंग शाह के गागरोन अभियान में भाग लेने के लिए अपने दो बेटे चांद जी और खेम जी, इन दोनों को क्या किया, कैंपेन के लिए भेजा। ठीक, इसके बाद बात करें, होसंग शाह अटैक्ड सेवरल टाइम्स ड्यू टू विच नरसिंह राय ट्रबल्ड सॉट हेल्प फ्रॉम बहमनी रूलर अहमद शाह। ठीक है, देखिए होसंग शाह ने क्या किया था, कई बार आक्रमण किए थे, जिससे परेशान होकर के बहमनी शासक अहमद शाह से सहायता मांगी। देखिए होसंग शाह ने पहले तो छोड़ दिया नरसिंह राय को, लेकिन बाद में क्या करने लगे, वो फिर से आक्रमण करने लगे। तो इन्होंने क्या करी, बहमनी शासक अहमद शाह से मदद मांगी। ठीक, अहमद शाह ऑर्डर्ड खान जहान द गवर्नर ऑफ बेरार टू टेक द आर्मी एंड गो टू हेल्प केरला। अहमद शाह ने अपने जो सूबेदार थे खान जहान, जो कि सूबेदार थे बरार के, उनको अपनी सेना के साथ केरला की सहायता के लिए भेजा। अहमद शाह हिमसेल्फ रीच्ड इलिचपुर द हेडक्वार्टर्स ऑफ बेरार विद 7,000 सोल्जर्स। अहमद शाह खुद भी सैन्य मुख्यालय पहुंचे, इनके बरार के मुख्यालय में 7,000 सैनिकों के साथ। इसके बाद बात करें, अहमद शाह सराउंडेड होसंग शाह with his 2,000 selected horsemen and 12 elephants, and Hosang Shah had to leave the battlefield and run away। अब जब अहमद शाह वहां पहुंचे, ठीक है, अपने सेनाओं को लेकर के और घुड़सवारों को और हाथियों को लेकर के, तो वहां से होसंग शाह क्या हो गया, भाग गया। ठीक, अब होसंग शाह जब भागा वहां से, ठीक है, तो होसंग शाह वाज डिफीटेड सो बैडली दैट ही हैड टू रन अवे टू मांडू। इसको कहां भागना पड़ा, मांडू भागना पड़ा, इनको इतनी बुरी तरह हराया। ठीक, इसके बाद बात करें, आफ्टर होसंग शाह डिफीट नरसिंह राय एक्सेप्टेड अहमद शाह सिक्योरिटी। देखिए होसंग शाह की पराजय के बाद नरसिंह राय ने क्या किया, अहमद शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। तो भैया ये बंदा हर जगह हारता रहा और उनकी अधीनता स्वीकार करता रहा। ठीक है, पहले बहामनी सुल्तानों के साथ इन्होंने हारे तो उनकी से अधीनता स्वीकार कर ली, फिर होसंग शाह से हारे तो उनकी अधीनता, अब अहमद शाह ने होसंग शाह को हरा दिया तो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, इसके अलावा बात करें तो सुल्तान डिक्लेयर्ड केरला एज द बहामनी प्रोटेक्टेड स्टेट एंड अलाउड नरसिंह राय रिमेन द रूलर ऑफ केरला। अब देखिए सुल्तान ने क्या कर दिया, केरला को बहामनी का संरक्षित राज्य घोषित करके नरसिंह राय को केरला का स्वामी रहने दिया। ठीक, इसके बाद बात करें, होशंग शाह अटैक्ड केरला इन 1433 एडी। नरसिंह राय वाज किल्ड इन दिस वॉर एंड होशंग शाह एनेक्स्ड द केरला स्टेट टू हिज सल्तनत। देखिए होशंग शाह ने क्या किया, 1433 में फिर आक्रमण किया। ठीक है, और इस बार इन्होंने क्या कर दिया, नरसिंह राय को मार दिया और होशंग शाह ने क्या कर लिया, पूरा एनेक्स कर लिया। इसके बाद बात करें, नरसिंह राय सन कौशल राय accepted Hosang Shah's suzerainty and was made the subordinate king of Kerala। देखिए नरसिंह राय का बेटा जो था कौशल राय, उन्होंने होसंग शाह की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे केरला का अधीनस्थ राजा बना दिया गया। इसके बाद बात करें, इन दिस वे केरला स्टेट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ गौरी डायनेस्टी ऑफ मालवा।
मालवा की जो गौरी डायनेस्टी थी उनके अंतर्गत क्या आ गया, उनके अंतर्गत ये क्या आ गया, राज्य आ गया। ठीक है, और हमेशा मालवा और बहमनियों के बीच में केरला को लेकर के हमेशा टसल चलती रही आपस में। ठीक है, तो ये था केरला को लेकर के गोंड स्टेट केरला। ठीक, ये चीज क्लियर हुआ। ठीक, अब एक और राज्य बच गया है हमारा गोंड राज्य में, देवगढ़ का। ठीक है, उसको हम जल्दी से 10 मिनट में पूरा कर लेते हैं ताकि आज जो हमारा गोंडवाना राज्य है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अगला जो राज्य था वो था देवगढ़ का। ठीक है, देवगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जतवा दलसा, कोकसा, खेरीसा, एलाई जदबा टू, इस्लामकर, दिनकरन, महिपुसा, बख्त बुलंद, निकनाम खान, चंद सुल्तान, वालीसा, बुरहान शाह एंड अकबर शाह। देवगढ़ स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ भोसले। ठीक है, देखिए देवगढ़ के ये सब राजा रहे हैं। ठीक है, सारे राजा रहे हैं देवगढ़ के गोंड राज्य के, आपको नाम याद रखने हैं। इसमें आप बख्त बुलंद याद रखिएगा, आपको याद आएगा बख्त बुलंद। ठीक है, नरेंद्र शाह की मित्रता थी बख्त बुलंद से, और उस टाइम पर बख्त बुलंद देवगढ़ के राजा थे। इसके बाद बात करें, गोंड स्टेट ऑफ देवगढ़ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द सतपुड़ा रीजन एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी एंड इट एग्जिस्टेड टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। देखिए, अब ये जो गोंड राज्य था, देवगढ़ का गोंड राज्य, ये सतपुड़ा के अंचल में 16वीं सदी के अंत में अस्तित्व में आया और 18वीं सदी के मध्य तक मौजूद रहा, 18वीं सदी तक। इसके बाद बात करें, इन इट्स हिस्ट्री of nearly 250 years, Devgarh state was first under the Gond state of Gadamandla, and after the victory of Mughal Emperor Akbar over Gada state in 1564, it became a part of the Mughal Empire along with Gada state. देखिए, इतिहास की बात करें तो करीब पौने 200 साल के अपने इतिहास में देवगढ़ राज्य पहले गढ़ मंडला के गोंड राज्य के अधीन रहा, गढ़ मंडला जो हुआ करता था। लेकिन 1564 ईस्वी में जब मुगल शासक अकबर ने विजय प्राप्त करी गढ़ मंडला पे, तो गढ़ राज्य के साथ मुगल साम्राज्य का हिस्सा हो गया देवगढ़। इसके बाद बात करें, द रूलर ऑफ देवगढ़ took the advantages of the inaccessible location of their kingdom and expanded the Devgarh kingdom from time to time. But for this, they also chose those plains which were in the southern part of the Satpura mountains and were fertile along with being inaccessible. देखिए, देवगढ़ के जो शासक थे उन्होंने अपने राज्य की दुर्गम स्थिति का फायदा उठाया और समय समय पर देवगढ़ राज्य का विस्तार किया, लेकिन उन्होंने इसके लिए उन मैदानी प्रदेशों को भी चुना जो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी हिस्से में थे और अपनी दुर्गमता के साथ ही उपजाऊ भी थे। ठीक है, मतलब फर्टाइल लैंड हुआ करता था। ठीक है, तो देवगढ़ के राजाओं ने अपनी दुर्गम स्थिति, इनएक्सेसिबल लोकेशन को क्या हुआ था, एडवांटेज उठाया। इसके बाद बात करें, एज सून एज द प्रेशर ऑफ द मुगल एम्पायर डिक्रीज, द रूलर ऑफ देवगढ़ स्टॉप पेइंग टैक्सेस एंड फॉर दिस दे हैड टू फेस रिपीटेड हैरेसमेंट बाय द मुगल आर्मीज। देखिए, मुगल साम्राज्य पर दबाव कम होते ही देवगढ़ के शासक ने कर चुकाना बंद कर दिया, जिसके कारण इनको मुगल सेनाओं द्वारा बार बार प्रताड़ित होना पड़ता था। इसके बाद बात करें, आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल्स द कंडीशन ऑफ द देवगढ़ किंगडम रिमेन्ड गुड फॉर अ फ्यू डिकेड्स, but the rise of the Marathas made its situation critical and later the Marathas themselves ended into its existence. देखिए, जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद देवगढ़ राज्य की स्थिति कुछ दशक तक तो अच्छी रही, किंतु मराठाओं के उदय ने उनकी स्थिति को और संकटग्रस्त बना दिया और अब जब मराठाओं को उनका अस्तित्व समाप्त होने लगा धीरे धीरे। इसके बाद बात करें, द ruins of the Devgarh fort was are today located on the hills in छिंदवाड़ा district of मध्य प्रदेश। देखिए, देवगढ़ के किले के खंडहर जो हैं वो आज भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसके अलावा बात करें, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रूलर्स ऑफ देवगढ़ वेयर फर्स्ट हरियागढ़ एंड देन देवगढ़ एंड फाइनली नागपुर। देखिए, इनका जो मुख्यालय हुआ करता था देवगढ़ के शासकों का, वो सबसे पहले तो हरियागढ़ था, हरियागढ़ से बना देवगढ़ और देवगढ़ से अंत में बना नागपुर। ठीक है, इसके अलावा बात करें, जतबा जतबा was the first ruler of देवगढ़ who is mentioned as the ruler of देवगढ़ in both अकबरनामा and आईने अकबरी। देखिए, जतबा जो है देवगढ़ का ऐसा पहला शासक था जिसके बारे में उल्लेख देवगढ़ के शासक के रूप में अकबरनामा में भी दिया है और आईने अकबरी में भी दिया, दोनों में दिया। इसके बाद बात करें, इन आईने अकबरी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ गढ़ा सरकार ऑफ मालवा प्रोविंस 2 महल्स आर मेंशन्ड इन हरिया देवगढ़।
देखिए आईने अकबरी में मालवा सूबे की गढ़ा सरकार के विवरण में हरेरिया देवगढ़ में दो महाल बताए गए हैं, दो महल बताए गए हैं, महल्स बताए गए हैं, एक हरिया और एक देवगढ़। इन आईने अकबरी जदबा इज ऑल्सो मेंशन अंडर द प्रोविंस ऑफ बरार। ठीक है, देखिए जदबा जो है इनको बरार के सूबे के अंतर्गत भी डाला गया। इसके बाद बात करें, द नेक्स्ट मेंशन ऑफ जदवा इज फाउंडेड इन जहांगीर ऑटोबायोग्राफी। देखिए जाटवा का अगला उल्लेख जहांगीर की आत्मकथा में मिलता है। इसके बाद बात करें, जटवा वॉज द फाउंडर ऑफ गोंड रूल इन देवगढ़। तो इनको एक तरीके से फाउंडर माना जाता है गोंड रूल का देवगढ़ में जटवा। ठीक है, अब इसके इनके समय पर क्या हुआ, इन अकबरनामा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 28th ईयर ऑफ अकबर्स रूल इन 1554 AD, अबुल फजल राइट्स दैट मोहम्मद जमान led an army against जदवा, a big landlord of मालवा। देखिए अकबरनामा में ये चीज लिखी हुई है, जिन्होंने 28 साल अकबर के शासन के 28वें साल यानी 1584 ईस्वी में इन्होंने डिस्क्राइब किया अबुल फजल ने कि मोहम्मद जामान जो कि एक बहुत बड़ा जमींदार हुआ करता था, ठीक है, इसने क्या किया था अपनी सेना के साथ, जो मालवा में था, बहुत बड़ा जमींदार हुआ करता था, इसने अपनी सेना के साथ किस पर आक्रमण किया था, जदबा पर आक्रमण किया था। इसके बाद बात करें, देन मोहम्मद जमान डेयर्ड टू लूट हिज एरिया इग्नोरिंग जदबा सरेंडर। देखिए तब क्या हुआ, जदबा ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, मोहम्मद जमान ने जो लूटना था, लूट मार, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा की, लूट मार बहुत करी, मतलब सरेंडर होने के बावजूद। व्हेन ही स्टार्टेड रिटर्निंग, जटबा गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड मोहम्मद जमान वाज किल्ड। अब देखिए जब ये वापस जाने लगा लूट मार करके, ठीक है, तब जाटबा को जो है अपॉर्चुनिटी मिल गई या मौका मिल गया, और इसने क्या कर दिया, मोहम्मद जमान को मार दिया। इसको मार दिया मोहम्मद जमान। इसके बाद बात करें, देवगढ़ स्टेट वाज इन अ रिमोट एरिया ऑन द सदर्न एंड्स ऑफ द मुगल एम्पायर एंड इट कुड एक्सपांड टुवर्ड्स नागपुर बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ निजाम शाही स्टेट ऑफ बरार। देखिए देवगढ़ का राज्य मुगल साम्राज्य के दक्षिण छोर पर दुर्गम इलाके में था, और वह बरार के निजाम शाही राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर नागपुर की तरह अपना विस्तार कर सकता था। इसके बाद बात करें, he did this expansion too, he had captured some parganas towards Kerala that is given in the description of the provinces of Barar in आईने अकबरी। अच्छा इसने ऐसा काम किया भी, केरला के तरह कुछ परगनों पर अधिकार कर लिया था, ये आईने अकबरी में बरार के सूबे के विवरण में दिया गया। इसके बाद बात करें, when the Mughal emperor captured Barar in 1595-96 and when the province of Barar was formed, the expansion of Devgarh stopped। अच्छा मुगलों ने जब बरार पर आक्रमण अधिकार कर लिया, तो उन्होंने बरार को एक सूबा बना लिया, तब देवगढ़ का विस्तार जो हो गया वो रुक गया। इसके अलावा बात करें, अ कॉपर कॉइन इन हिज नेम हैज बीन फाउंड इन विच श्री राजा जाटवा प्रतिराज इज रिटर्न, दिस कॉइन इज इन नागपुर म्यूजियम। अच्छा देखिए इनके समय का एक तांबे का सिक्का मिला, जिसमें इनका नाम लिखा है श्री राजा जाटवा प्रतिराज, ठीक है, और ये नागपुर म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है। ठीक, इसके अलावा बात करें, ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ देवगढ़ टुवर्ड्स द साउथ, हिज एनिमिटी अरोज विद द गोंड किंग ऑफ चांदा which made him an ally of the Mughals in destroying देवगढ़। देखिए जब ये देवगढ़ वाले जो थे, ये जो साउथ की तरफ जा रहे थे, तो इनकी दुश्मनी बढ़ती गई। गोंड का एक और राज्य था चांदा, जो कि साउथ में था, तब उन्होंने क्या कर दिया, अलायंस कर लिया मुगलों के साथ, ताकि देवगढ़ को डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसके बाद बात करें, द जेनोलॉजी ऑफ द देवगढ़ डायनेस्टी प्रिपेयर्ड ऑन 10th अप्रैल 1864 AD स्टेट दैट जाटबा हैड 4 सन्स। जाटबा के 4 बेटे थे, दलसा, कोकसा, दुर्गसा और केसरीसा, ये 4 बेटे थे देवगढ़। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो कोकसा जो थे, ठीक है, वही बाद में राजा बने। ठीक है, और शाहजहां के सेना नायक खानदोड़ ने देवगढ़ पर आक्रमण किया। यह आक्रमण बरार की तरफ से किया गया। नागपुर का घेरा डालने एवं दुर्ग को नष्ट होता देख अंततः कोकशाह ने पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया, और खानदोरान ने उसे नागपुर का किला वापस कर दिया। देखिए हुआ क्या, कोकशाह जब बने तो इनके समय पर शाहजहां जो थे, इन्होंने देवगढ़ पर आक्रमण करने के लिए खानदोरान को भेजा, अपने सूबेदार खानदोरान को भेजा। ठीक है, उसने आक्रमण करके बरार की तरफ से आक्रमण किया और सारा कुछ नष्ट कर दिया। अंततः जब कोकशाह को ये लग गया कि अब पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो गया, तब उसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और खानदोरान ने
नागपुर का किला जो है वो उनको वापस कर दिया। तो इस तरीके से हमारा गोंडवाना डायनेस्टी कंप्लीट होता है। हमने गढ़ा राज्य पढ़ा, खेरला राज्य पढ़ा और देवगढ़ को पढ़ा। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, इसके बाद जो हमारा प्रिंसली स्टेट में बस एक और बच गया है वो है बघेलखंड। ठीक है, तो अगली क्लास में हम बघेलखंड को पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बघेलखंड में भी 2 क्लासेस लगेंगी, 2 क्लासेस में हम उसको बघेलखंड को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे उसी यूनिट के अगले टॉपिक्स में, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जो प्रमुख ट्राइबल पर्सनालिटीज रहे हैं। ठीक है, जो राज्य के ट्राइबल पर्सनालिटीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। है तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।